नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत नेशनल मूवमेंट की टॉपिक आप लोगों को कवर कराई जा रही है और आज इसी कड़ी में हमारा जो अगला टॉपिक होगा सविनय अवज्ञा से संबंधित, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। और इसमें बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है कि बिहार की भूमिका को बताएं। बिहार की भूमिका का पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे वर्णन करना होता है। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है कि बीपीएससी के द्वारा 38 नंबर का सवाल पूछा जाता है और मैं आप लोगों से डेली बोलता हूँ कि मैक्सिमम आप 38 में से किस प्रकार से मैक्सिमम जो मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है, जो डायमेंशन को बढ़ाने का प्रयास कीजिए और जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं थोड़ा उसको वर्टिकली ड्राइव करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को विस्तार रूप से दिखाने के साथ साथ, ठीक है, हर एक चीज़ को उसको, ठीक है, विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके यहाँ से आप मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर इसमें डायरेक्ट आप बिहार की भूमिका को लिखेंगे तो आंसर आपका आधा अधूरा नजर आएगा। पूरे के पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको दिखाना होगा गांधी के साथ साथ, उसके बाद से फिर उसको आपको बिहार में अप्लाई करना होगा, तभी जाके आपका आंसर एक अच्छा प्रभावशाली यहाँ पे उत्तर हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भूमिका की। आंसर राइटिंग में भूमिका का काफ़ी अच्छा रोल होता है। भूमिका का मतलब है कि आप किस प्रकार से अपने, ठीक है, उत्तर लेखन का शुरुआत करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन को, ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर बखूबी देखने का प्रयास करता है, ठीक है, और आगे चल के आपका उत्तर कैसा है बहुत हद तक ये भूमिका, ठीक है, कवर कर देती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कारण। ये जो कारण है आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस कारण को, ठीक है, मैंने बेहद ही घटनाक्रम से आप लोगों को बताने की, ठीक है, कोशिश की है, घटना क्रम के रूप में बताने की कोशिश की है। पूरा इसमें आपको जानने के लिए मिलेगा असहयोग आंदोलन के बाद से, असहयोग आंदोलन के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। अब बीच में जितना भी घटनाक्रम है, बहुत सारी पार्टियों का उदय हुआ है, बहुत सारी क्रांतिकारी विचारधाराओं का उदय हुआ है, साम्यवादी विचारधाराओं का उदय हुआ है। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण होगा, साइमन कमीशन का आगमन हो गया। इसके अलावा 1928-29 का जो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी है उसने किस प्रकार से प्रभावित किया। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटे डायमेंशन के अंतर्गत नहीं रखेंगे, इसका डायमेंशन बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन बीपीएससी में यहाँ पे आपको, ठीक है, थोड़ा सा सावधानीपूर्वक थोड़ा शॉर्ट में करके आपको लिखना होगा, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद से जब यहाँ पे इस आंदोलन की शुरुआत होगी तो इसी में हम लोग देख लेंगे पूरा जो भी यहाँ पे नेहरू की जो मांग होगी, इसके अलावा जिन्ना की 11 सूत्री मांग होगी, माने ये इतना बड़ा डायमेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पे सारा यहाँ पे आप लोगों का कवर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे गांधी की भूमिका। गांधी की भूमिका कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन को गांधी के द्वारा यहाँ पे चलाया गया, बेहद ही शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से जो क्वेश्चन का जो पार्ट है मेन, ठीक है, जो विस्तार होगा बिहार में या फिर बिहार की भूमिका के रूप में आप समझ सकते हैं, इसको एक बहुत बड़े डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद परिणाम हो जाएगा इसका, क्या इसका परिणाम हुआ, और फाइनली एक छोटे से निष्कर्ष के माध्यम से हम लोग आंसर राइटिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आंसर राइटिंग में इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि देखिए आंसर राइटिंग की ही कड़ी है, पूरी की पूरी एक जो पैराग्राफ है यहाँ पे लिंक आपका होना चाहिए, लेकिन जब इन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो उसको आप अपनी भाषा में भी एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है, आप लिख पाएंगे। अदरवाइज क्या है इसमें करना, ठीक है, आपको यहाँ पे PDF दे दिया जाएगा, पढ़ के जाके छाप लेंगे और स्टूडेंट के जैसा, तो उसमें फिर से, ठीक है, एवरेज मार्क की यहाँ पे आने की संभावना बनी रहती है। थोड़ा आपको अपने आंसर में, ठीक है, क्रिएटिविटी दिखाना होगा, और वो क्रिएटिविटी आपका कॉन्सेप्ट से ही आएगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, ठीक है, उस चीज़ को आप बहुत बेहतरीन जो प्रस्तुतिकरण है आप, ठीक है, नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले भूमिका से। भूमिका, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से लिंक करें असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, तो देखिए असहयोग आंदोलन का जो भी यहाँ पे उद्देश्य था, हमने देखा कि किस प्रकार से चौरी चौरा कांड के बाद से, चौरी चौरा कांड के बाद से, माने कह सकते हैं कि जो इसका वास्तविक जो उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति, वो यहाँ पे प्राप्ति हुआ ही नहीं। जब ये उद्देश्य ही प्राप्ति नहीं हुआ तो लोगों में पूरी तरीके से, जनता में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, असंतोष यहाँ पे बढ़ने लगा, जनता में असंतोष बढ़ने लगा,
ठीक है। अब इसी असंतोष को दूर करने का गांधी के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, दूसरा जो उपाय किया गया, इसी को बोला जाता है यहाँ पे सविनय अवज्ञा। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मेरी आवाज़ को सुनते रहिएगा, ठीक है। जल्दीबाजी में लिखने के क्रम में राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कुल मिला के यही था कि असहयोग की असफलता, चौरी चौरी कांड के बाद से यहाँ पे, ठीक है, जो भी उद्देश्य था, ठीक है, वो प्राप्त नहीं हुआ, जिसके वजह से यहाँ पे जनता को पूरी तरीके से, ठीक है, जो भी उनके अंदर असंतोष था वो बाहर आने लगा। अब वही असंतोष को व्यक्त करने का जो तरीका था, गांधी के माध्यम से, गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में देखने के लिए मिला। अब असहयोग का मतलब आपको समझना है यहाँ पे कि असहयोग का मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, कि सत्याग्रह का प्रयोग कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, जितना अधिक हो सकता है हड़ताल कीजिए। तो असहयोग के बाद से आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे इसमें हड़ताल जुड़ जाता है कि हड़ताल करिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, अगर आपके आत्मसम्मान के साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो वहाँ उस जगह को छोड़ दीजिए। उसी को मैंने आपको बताया था, उसको यहाँ पे हिजरत बोला जाता है, परिवर्तन, ठीक है। जब यहाँ इन सारे ही चीज़ों से, ध्यान रखिएगा, जब इन सारे ही चीज़ों से अगर आपको जिस चीज़ की डिमांड है या फिर जो भी आप अंग्रेजों से अपना अधिकार मांग रहे हैं, अगर वो अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसकी अगली जो यहाँ पे स्टेप होगा, ठीक है, वो होगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गांधी जी बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो इंटेंसिटी थी, यहाँ पे जो तीव्रता थी असहयोग आंदोलन की, यहाँ पे अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है गांधी के द्वारा कि ये पूर्ण है, अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अलावा ये प्रभावशाली भी बहुत है, ध्यान रखिएगा, प्रभावशाली भी बहुत है, और ये रक्तहीनता पे पूरी तरीके से बल देता है। अर्थात रक्तहीनता मतलब समझ रहे हैं ना, अहिंसा पे ये भी पूरी तरीके से बल देता है, लेकिन असहयोग से इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी, और हम लोग आगे चल के देखेंगे भी। फिर गांधी बोलते हैं अगर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी अगर, ठीक है, मतलब किसी कारणवश अगर फेल हो जाए तो अंतिम में हथियार अपने आप को, ठीक है, रखते थे उपवास के रूप में कि भाई क्या कर लो, यहाँ पे उपवास कर लो, ठीक है, लोगों से भी उपवास करवाओ, देखो यहाँ पे क्या होता है। तो इस चीज़ को आपको भली भांति समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसी का जो इम्पैक्ट है, जब जनता इतने बड़ी मात्रा में असंतोष करने लगी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ावा यहाँ पे दिया जाने लगा। कुल मिला के आप जनता के मूड को भाप सकते हैं कि जनता किसी भी कीमत पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, जनता किसी भी कीमत पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार क्या है, नहीं है। अर्थात उपनिवेश अब क्या हो चुका है, पूरी तरीके से वयस्क हो चुका है, अपने शोषणकर्ता को यहाँ पे पूरी तरीके से पहचान रहा है। तो यहाँ पे रुक कैसे रहेगा, और इसी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे साइमन कमीशन की बात कर ले, या फिर यहाँ पे आर्थिक संकट की बात कर ले। 1928-29 का विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट होगा, ये देश में मौजूद एक बहुत बड़े तबके को यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पे प्रभाव डालेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर ले किसान की, या फिर हम लोग बात कर ले मजदूर की, या फिर हम लोग बात कर ले यहाँ पे व्यापारी की। क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना आर्थिक संकट की वजह से सारे लोग यहाँ पे धाराशाही हो जाएंगे, बहुत अधिक इनकी समस्या होगी। किसानों के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं होगा, फैक्ट्री चल नहीं रहा है, मजदूर लोग बेचारे और भी बेरोजगार हो जाएंगे, व्यापारियों की भी स्थिति यहाँ पे ज्यों का त्यों यहाँ पे रहेगी। उसके बाद बचा खुचा जो काम था साइमन कमीशन ने पूरा कर दिया। चूँकि जो लगा हुआ था, ठीक है, मोंटेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार था उसी का रिव्यू करने आया हुआ था साइमन कमीशन, और इसकी रिपोर्ट तो मतलब मैं आपको, ठीक है, शेयर करूंगा, आज बताऊंगा कि कैसे इसने आग में घी डालने का यहाँ पे पूरी तरीके से प्रयास किया। अब इन्हीं चीज़ों को आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से अपने सेंटेंस में क्या करना है, लिख देना है, आपकी भूमिका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका कारण, जो भी इसका कारण रहा है। इस कारण को मैंने बताया था आपको कि एक शानदार तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा घटनाक्रम के फॉर्म में। लेकिन सारे के सारे घटनाओं को आपको, ठीक है, जब पूछा जाएगा कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं तो सारे घटनाओं को यहाँ पे नहीं लिखना है, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है, मुझे बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि चीज़ें आप लोगों को रटना नहीं पड़े, एक एक चीज़ें एक दूसरे से पूरी तरीके से यहाँ पे जुड़ा हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे क्या रहती है, असहयोग आंदोलन के बाद।
तो असहयोग आंदोलन के बाद हमने देखा कि चौरी चौरा कांड के बाद से गांधी को यहाँ पे क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी को गिरफ्तार करने से अब कांग्रेस में एक नेतृत्वकर्ता की देखेंगे तो यहाँ पे कमी हो जाएगी। कांग्रेस में यहाँ पे देखेंगे तो विचारधारा के रूप में यहाँ पे डिवीजन होने लगेगा, विचारधारा के रूप में बंटवारा होने लगेगा। माने एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि कांग्रेस में फिर से जो 1907 का जो ठीक है सूरत अधिवेशन में जिसमें नरम दल गरम दल वाले बट गए थे, लगेगा फिर से ये लोग यहाँ पे बट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी मैच्योर थे, ठीक है, बटना नहीं चाह रहे थे, दोनों लोग गांधी को मान रहे थे। इनमें इनकी सबसे बड़ी खासियत थी, इसीलिए ये लोग बटे नहीं। हाँ, लेकिन इसमें जो कुछ लोग थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दो गुटों में, एक जो गुट था महात्मा गांधी को मानने वाला था, महात्मा गांधी को पूरी तरीके से मानने वाला था। इनका मानना था कि गांधी चले गए तो भाई क्या हुआ, हम लोग हैं यहाँ पे, और गांधी जी का जो भी कार्य था, जैसे कि रचनात्मक कार्य हो गया, गांधी जी का रचनात्मक कार्य कि जाओ गांव में, जाओ गांव की सफाई करवाओ, गांव की महिलाओं से मिलो, विद्यार्थियों से मिलो, समाज में मौजूद तबका SC ST माने सारे ही लोगों से मिलो, और एक रचनात्मक कार्य के तहत ठीक है उनको जोड़ने का प्रयास करो यहाँ पे। अब यही चीज़ देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग बात कर ले यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की, इसके अलावा राजगोपालाचारी की, ठीक है, ये बहुत फेमस नाम है। इन लोगों ने यहाँ पे ठीक है अपने आप को सीमित रखा। इसी को बोला जाता है, ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनको यहाँ पे बोला जाता है परिवर्तन विरोधी के रूप में इन लोगों को यहाँ पे जाना जाता है। अर्थात जैसे चल रहा था वैसे चलने देना चाहते हैं। दूसरी जो इनकी एक धारा थी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CR दास की, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू की, तो इनका मानना था कि देखो गांधी में हम भी ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अब गांधी तो जेल चल गए हैं, तो हमें क्या करना होगा कि अब अपने स्तर से प्रयास करना होगा। और इनका जो प्रयास का जो स्तर था ये था, ठीक है, विधानमंडल में पार्टिसिपेट करने के बाद, ठीक है, कि विधानमंडल में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद से हम लोग, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो इन लोगों ने विधानमंडल का रास्ता चुना, और वो रास्ता बिना चुनाव का कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए इन लोगों ने एक अलग पार्टी बनाया, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था यहाँ पे स्वराज दल। तो स्वराज दल की यहाँ पे एक स्थापना कर ली गई 1 जनवरी 1923 को। इसमें काफ़ी हद तक देखेंगे ना, ये लोग काफ़ी हद तक ये लोग सफल भी हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। CR दास, मोतीलाल नेहरू, इसके अलावा एक और नाम है विट्ठल भाई पटेल। शुरुआती तौर पे देखेंगे तो ठीक है, ये लोग गठबंधन का सरकार भी बनाया प्रांतों में, अच्छा खासा अपना लोग सरकार भी चलाया, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहा था, ठीक है, ये लोग क्या कर रहा था, तो स्वराज दल के माध्यम से अपने, ठीक है, विधानमंडलीय अधिकारों को प्रयोग करते हुए असहयोग की जो भी यहाँ पे मतलब जो स्वराज की जो मांग थी उसके, ठीक है, मांगों को ये लोग पूरा करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा था अपने अपने तरीके से। लेकिन इनका आंदोलन ये फीका हो गया कब, जब CR दास की, ध्यान रखिएगा, 1925 में इनकी, ठीक है, मृत्यु हो गई। उसके बाद से ये स्वराज दल धीरे धीरे, ठीक है, कमज़ोर पड़ गया। तो इतना एक धारा ये है यहाँ पे। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है, घटनाक्रम समझ रहे हैं ना, यहाँ पे असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही हो रहा है। अब अलग अलग जो भी अभी तक गांधीवादी विचारधारा से सारे लोग बटे हुए थे, अब उनकी विचारधाराओं में प्रस्फुटन आ गया है, टूट रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं गांधी के प्रति अविश्वास को भी बढ़ावा दे रहा है कि भाई गांधी में विश्वास करेंगे आज़ादी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपको दूसरा नंबर पे आपको ध्यान रखना है, इसी समय देखेंगे तो समाजवादी, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का उदय। अब इसके उदय में, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो था यहाँ पे 1917 का यहाँ पे रूसी क्रांति, रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है। रूसी क्रांति की वजह से देखेंगे यहाँ पे तो अब बहुत सारे लोग, ठीक है, इस विचारधारा की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। जैसे कि समाजवादियों की तरफ बात कर ले तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा मार्क्सवादियों की तरफ, ठीक है, मैंने जिस तरीके से वहाँ था ना, मार्क्सवादियों ने हिंसा गतिविधियों के माध्यम से रूस में अपनी पूरी तरीके से, ठीक है, गवर्नमेंट बना ली थी, उसमें लेनिन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कुछ वैसे ही विचारधारा रखने वाले थे इधर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, और आगे चल के भगत सिंह को भी मार्क्सवादी विचारधारा की कैटेगरी में ही फिट करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा में हिंसा, ध्यान रखिएगा, एक अनिवार्य तत्व हो जाता है, जो कि रूस की क्रांति में यहाँ पे हुई थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे MN रॉय का आप लोगों ने नाम सुना जरूर होगा। MN रॉय के ही निर्देश में देखेंगे, ठीक है, तो चूंकि MN रॉय बिल्कुल ही ग्लोबलाइज व्यक्ति थे, साम्यवादी विचारधारा से काफ़ी ये, ठीक है, मतलब अफेक्टेड थे, तो MN रॉय के नेतृत्व में देखेंगे तो 1925 में भारत में पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार
सीपीआई का यहाँ पे गठन किया जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, ठीक है, गठन किया जाएगा और बाद में ये लोग भी चुनाव में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने लगेगा। तो यही प्रक्रिया देख पा रहे हैं ना कि किस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। लेकिन एक धारा और है यहाँ पे जो कि असहयोग आंदोलन से बहुत ही लोग दुखी हुआ था, खासकर गांधी जी जब आंदोलन को, ठीक है, वापस ले लिए थे चौरा चौरी कांड के बाद, ठीक है। तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है, इनका मैंने बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हुए थे। मैंने इनकी विचारधारा को इतना धक्का लगा था कि भाई हम लगता था कि इनको अब स्वराज मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, लेकिन मिला ही नहीं। अब ये जो सबसे अधिक जो लोग, ठीक है, मतलब जो प्रभावित थे किन किन क्षेत्रों में, थोड़ा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे पंजाब, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं यूपी बिहार में एक साथ ये लोग कार्य करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखेंगे तो बंगाल में लोग बड़ी मात्रा में फैले हुए थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूपी और बिहार की। यूपी बिहार में देखेंगे तो वहीं था राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में यहाँ पे, ठीक है, जो पार्टी की स्थापना किया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें प्रमुख जो व्यक्ति थे राम प्रसाद, ठीक है, बिस्मिल, ठीक है, कैसे आप भूल सकते हैं, जिन लोगों ने काकोरी कांड को पूरी तरीके से अंजाम दिया था, काकोरी कांड को अंजाम यहाँ पे दिया हुआ था। कब दिया हुआ था तो ये डेट थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। काकोरी कांड का 1925 में, ध्यान रखिएगा, 1925 में जो लखनऊ के आसपास जो भी, ठीक है, काकोरी का जो क्षेत्र है वहाँ पे इन लोगों ने ट्रेन को लूटा हुआ था। अशफाक उल्ला खां मुस्लिम को आप कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है काकोरी कांड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, अब इनका अलग ही एक क्रांतिकारी गतिविधियाँ में भी हिंसक जो तत्व है, हिंसा का जो तत्व है अनिवार्य है। ये लोग उसी के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। वैसे ही बंगाल के क्षेत्रों में भी अछूता नहीं था। जैसे बंगाल में ऑलरेडी चल रहा था इधर युगांतर समिति, युगांतर के साथ साथ यहाँ पे अनुशीलन समिति भी चल रहा था। सब बीपीएससी में देखिए सवाल पूछा जाता है, अगर आप रटेंगे ना, रटते रह जाएंगे, भूल जाएंगे। यहाँ एक बार समझ लाएंगे तो पीटी के साथ साथ, ठीक है, मतलब मेंस के साथ साथ आपको पीटी में भी उतना ही सहयोग देगा, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो बंगाल में भी देखेंगे तो युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, ये भी अपने रूप से, ठीक है, अपने स्तर से ये लोग, ठीक है, आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। फिर इनको यहाँ पे, ठीक है, बल मिला, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चट्टगांव शस्त्रकारा में सूर्य सेन के नेतृत्व में ये लोग क्या किया, तो चट्टगांव, याद आपको होगा, चट्टगांव शस्त्रागार लोग, ये लोग, ठीक है, अभियान किया। जो भी वहाँ का, ठीक है, हथियार वगैरह था पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे इन लोगों ने लूट लिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करें पंजाब में, तो पंजाब में भी देखेंगे तो यहाँ पे लगभग, ठीक है, 1924-25 के आसपास यहीं पे नौजवान सभा की स्थापना हुई थी। पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना की थी भगत सिंह, इसमें, ठीक है, एक लीडर के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। और भगत सिंह को देखिए आघात कब लगा, स्वराज की स्थापना, ठीक है, नहीं हो पाई असहयोग के बाद से, तो ये लोग ऐसे ही चिढ़ा हुआ है। और ऊपर से सबसे बड़ी, ठीक है, इनके समस्या का कारण बना था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन जब लाहौर के क्षेत्रों में गया, ठीक है, तो जब वहाँ पे आपको ध्यान होगा कि लाहौर से ही थे, जो कि पंजाब के क्षेत्रों की तरफ से लाला लाजपत राय मौजूद थे, और उन्होंने जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो यहीं पे था सैंडर्स, पुलिस जो अधिकारी था, ठीक है, लाठीचार्ज किया। और इसमें लाला लाजपत राय की, अर्थात शेर पंजाब की, यहाँ पे क्या हो गई, हत्या हो गई। शेर पंजाब की यहाँ पे क्या हो गई, हत्या हो गई। सोचिए, इससे एकदम भगत सिंह पूरी तरीके से क्या हो गए, चिढ़ गए। तो इसको आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। लाला लाजपत राय की माना जाता है कि नवंबर 1928 में, कुछ डेट में लिख रहा हूँ ना, वही डेट में लिखूंगा जो इम्पोर्टेंट है, ताकि बिल्कुल आपको लगे कि एक फ्लो बना रहे, ठीक है, कहीं से कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो नवंबर 1928 में यहाँ पे लाला लाजपत राय की यहाँ पे मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद जो गहरा जो आघात लगा यहाँ पे भगत सिंह को, अब भगत सिंह करे तो क्या करे, पंजाब के क्षेत्रों में सीमित थे, इसीलिए भगत सिंह यहाँ पे मिल गए किससे, तो इधर आके, ठीक है, जो राम प्रसाद बिस्मिल, जिधर लोग, इधर चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह थे, इन लोगों से जाके यहाँ पे मिल गए। ध्यान रखिएगा, उस समय चूँकि ये लोग तो जेल में चले गए थे काकोरी कांड के बाद से, तो इसका मोर्चा जो संभाल रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद चला रहे थे। और फिर दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान में इन लोगों ने एक नया पार्टी का स्थापना किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की इन लोगों ने 1928 में, ध्यान रखिएगा, 1928 के
दिसंबर महीने में स्थापना की, ठीक है। तो नवंबर 1928 में क्या हुआ है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है, और 1928 के दिसंबर में क्या हुआ है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, एसोसिएशन पार्टी की यहाँ पे स्थापना हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ इतना 3 जो फैक्टर है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे घटनाक्रम में ही है विश्वव्यापी आर्थिक संकट। विश्वव्यापी आर्थिक संकट, तो इसको बीपीएससी में आपको क्या करना है, जरूर रखना है, लिखना है, ठीक है। ये जो है इसमें से, ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे ना, इतना डिटेलिंग नहीं करना है बीपीएससी में। अगर बिहार की भूमिका का वर्णन करने के लिए बोला जाए सविनय अवज्ञा में, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप इशारा कर देंगे यहाँ से एक एक 2 लाइन में, तो आपका उत्तर और यहाँ पे प्रभावशाली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विश्वव्यापी आर्थिक संकट में आपको फोकस डालना है यहाँ पे, कि देखेंगे तो लगभग 1928-29 में एक बहुत बड़ी यहाँ पे मंदी आई थी, और ये मंदी जो था ना, देखेंगे तो हिटलर को भी आगे आने में जर्मनी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ था। जर्मनी की जनता भी त्रस्त हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। जब भी जनता त्रस्त होती है तो जनता क्या खोजती है, एक सुपरमैन खोजती है कि भाई उनकी समस्याओं को कोई आए और सुलझा दे, जैसे कि नेपोलियन ने सुलझाया हुआ था। तो यहाँ पे भी देखेंगे विश्वव्यापी आर्थिक संकट में, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे किसान लोग थे, भारत के किसान हो गया, या फिर जो भी यहाँ पे व्यापारी जो वर्ग था, या फिर जो भी यहाँ पे मजदूर जो लोग थे, ठीक है, इनकी स्थिति बुरी तरीके से खराब हो गई। किसानों को, जैसे मैंने बताया था कि इनके पास कर देने के लिए क्या थे, पैसे नहीं थे, सोचिए, ठीक है। करों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विश्वव्यापी आर्थिक संकट है, तो अंग्रेजों के साथ भी तो होगा वो चीज़। अब वो लोग ये नहीं समझेगा कि किसान कहाँ से देगा, ठीक है, मतलब पूरी जो आर्थिक संकट यहाँ पे चल रहा है विश्व के स्तर पे, लेकिन फिर भी ये लोग कर लगाएगा। यही तो उनका शोषण का तरीका था। अब इससे क्या हो गया, तो किसान यहाँ पे एकजुट होने लगे, किसान एकजुट यहाँ पे होने लगे। वहीं देखेंगे सहजानंद सरस्वती वगैरह का फिर नाम आएगा। इन लोगों ने किसानों की यूनाइट करने का प्रयास किया, ठीक है। जमींदार जो भ्रष्ट थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास किया, और फाइनली 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज यहाँ पे कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे व्यापारी वर्ग का, तो चूंकि कारखाना बंद हो गया, ध्यान रखना है, कारखाना क्या हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया। अब ये लोग बिल्कुल रोड में आने के लिए तैयार हो गया। मजदूर लोग तो ऐसे ही इनकी स्थिति क्या है, खराब है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो भारत में मौजूद यहाँ पे जो 3 वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये इतनी बड़ी इनकी जनसंख्या थी उस समय, किसान मजदूर तो ऐसे ही इसमें शामिल हैं। तो कुल मिला के देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कितना अधिक इन लोगों को भी यहाँ पे समस्या होना शुरू हो गया, ठीक है। इसीलिए व्यापारी लोग भी आगे क्या करेगा, देखेंगे आप लोग, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन बनाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की लोग स्थापना करेगा, अपनी मांगों को, ठीक है, मनवाएगा कि भाई दोबारा इस प्रकार के विश्वव्यापी आर्थिक संकट ना हो। तो अपने आप को एक लोग ग्लोबलाइज करने का प्रयास करेगा, अपने आप को इंडिपेंडेंटली विदेशियों से बाहर, ठीक है, जापान हो गया, फिर बाहर के देशों से व्यापार करने का प्रयास करेगा। और जब मजदूर है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कम्युनिस्ट विचारधारा भी तो है, साम्यवादी विचारधारा, ठीक है। मार्क्स यही तो बोलता था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने पैरों के बीड़ियों के। तो यहाँ पे मजदूरों का सपोर्ट लोग कौन करेगा, यहाँ पे कम्युनिस्ट लोग करने, ठीक है, कम्युनिस्टों के यहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे हर तरीके से जो विचारधाराएं कैसे काम कर रही है, कैसे लोग बट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं सारे लोगों को एकजुट एक छतरी पे यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, गांधी जी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जातीय आंदोलन। अब एक समस्या नहीं है, जातीय आंदोलन। जातीय आंदोलन का मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप समझ पाएँ कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। भारत समझिए कि उस समय, ठीक है, बाहरी शक्तियों से तो यहाँ पे लड़ ही रहा था, बाहरी शक्तियों से, साथ में, ठीक है, भारत आंतरिक जो कर्मकांड था, आंतरिक जो गतिरोध था, उससे भी लड़ रहा था। क्योंकि उस समय समझ ही रहे हैं, ठीक है, कि जो भी निम्न वर्ग से जो लोग पढ़ लिखे गए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर को एकदम समझ में आ गया था कि शोषण क्या होता है। विदेशी लोग भी शोषण कर रहा है, लेकिन शोषण करने वाले में तो सबसे जो सदियों से कर रहे हैं अपने ही लोग हैं। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मद्रास में या फिर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, जो भी यहाँ पे निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अलग अलग जो भी संस्थाएं बनाई गई थी, अब ये लोग इसी समय जातीय आंदोलन के रूप में, ठीक है, उसको मैंने एकदम उकेरने लगा कि देखो अंग्रेजों से तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन अभी अपने आप के लोगों से, ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति, अपनी सामाजिक सुरक्षा के प्रति यहाँ पे जागरूक होना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है। अब यहीं पे देखेंगे जातीय आंदोलन
तो सदियों से जो इनका यहाँ पे शोषण हो रहा था, सदियों से जो इनका उत्पीड़न हो रहा था, ठीक है, किसके खिलाफ? तो सीधी सी बात है, जो उच्च जाति के जो लोग कर रहे थे निम्न जाति के लोगों के खिलाफ, निम्न जाति के लोगों के खिलाफ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मद्रास में, ठीक है, मद्रास तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जस्टिस पार्टी बन चुकी थी, जस्टिस पार्टी बन चुकी थी। वैसे ही अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इधर पेरियार के क्षेत्रों की तरफ, सॉरी केरल के क्षेत्रों की तरफ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ केरल के क्षेत्रों की तरफ, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो पेरियार के नेतृत्व में, पेरियार बहुत बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया जा रहा था, आत्मसम्मान। इसके अलावा आपको पता ही होना चाहिए सत्यशोधक समाज की स्थापना कर ली गई थी, ठीक है, सतारा में सब यहाँ पे चलाया जा रहा था। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट रहा महाराष्ट्र में, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। अब यहीं से आपको, ठीक है, लिंक करना होगा कि कैसे, ठीक है, पूना एक्ट की जब बारी आएगी, जब गांधी को यरवदा जेल में भेज दिया जाएगा, जब गोलमेज सम्मेलनों की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग लिंक करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो अम्बेडकर है अचानक नहीं आ गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अचानक अम्बेडकर नहीं आ गए। अम्बेडकर ने दलितों की मांगों को रखा, महिलाओं की मांगों को रखा, अर्थात जो भी सदियों से जो शोषित पीड़ित समाज में, ठीक है, दबके वंचित के लोग मौजूद थे, उनकी बारे में, ठीक है, अम्बेडकर ने यहाँ पे आवाज़ उठाया। तो सारी चीज़ों को आपको लिंक करके चलना है। आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे कि बाहर अभी क्या हो रहा है, गांधी ऐसे ही परेशान है कि भाई इन अंग्रेजों को खदेड़ा कैसे जाए, और अपने लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी को यहाँ अच्छा खासा मौका भी मिला, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो समाज का जो एक धड़ा है सेपरेट होने का प्रयास कर रहा है, अपने ही लोगों से लड़ने का प्रयास कर रहा है। अब इनको गांधी जी कैसे एक छतरी में लेके आए, तभी तो ये बड़ी मात्रा में उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो अंग्रेजों को डर लगेगा कि भाई ये, ठीक है, बिल्कुल एक हैं। इसी चीज़ को, ठीक है, गांधी के लिए यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए गांधी जी, ठीक है, आगे चल के देखेंगे तो गांधी जी बहुत अधिक जो रचनात्मक जो कार्य करेंगे गाँव में, क्योंकि भारत गाँव में बसता है, गाँव में एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, और गांव में जातिवाद का स्तर पहले से भी, ठीक है, मैंने पहले से ही बहुत अधिक ज़्यादा है। तो वहाँ पे एक तो जातिवाद को हम लोग ख़त्म करेंगे, समाज में सामाजिक सौहार्द का पूरी तरीके से, ठीक है, संदेश देंगे। उसके अलावा स्कूल, ठीक है, जो भी अलग अलग जो लोग हैं उनको सहायता देने का प्रयास करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा गांधी के रचनात्मक कार्य के जरिए कि आखिर वो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे थे। एक और भी कारण है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन को, ठीक है, वापस क्यों ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद से। तो गांधी का ये भी मानना था कि देखिए कोई भी जो आंदोलन है ना, लंबे समय तक यहाँ पे नहीं चलती है। सपोज करिए अब अभी आपको बोला जाएगा कि रोज़ रोज़ जाओ, ठीक है, मतलब होता है ना कि रोज़ जाओ, तुम ऑफिस जाओ, आओ जाओ, एक समय के बाद लगता है कि मतलब क्या हो गया, आदमी बोर हो गया है पूरी तरीके से। तो आप छुट्टी ले कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं, फिर घूमने फिर के आते हैं, आपके अंदर जो एनर्जेटिक जो काम करने की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है, पुनः आप जोश खरोश से जाते हैं, अपना काम धाम करते हैं। वही चीज़ गांधी जी को था कि कोई जो आंदोलन है लंबे समय तक नहीं चलता है, लोगों के पास सीमित एनर्जी होती है, सीमित क्षमता होती है, जो एक समय के बाद क्या होती है, कम होने लगती है। और अंग्रेजों ने उस समय दबाया हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए गांधी ने उस आंदोलन को क्या किया था, वापस ले लिया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1921-22 में असहयोग आंदोलन, और 1900, ठीक है, लगभग 31 के दौर में फिर कौन आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब ये लगभग 9 से 10 सालों में लोगों की एनर्जी क्या हो गई है, रीस्टोर हो गई है, स्टोर हो गई है। अब इनकी एनर्जी को पुनः क्या करना चाहिए, आंदोलन में लगा देना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं साइमन कमीशन का विद्रोह। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है, सॉरी, साइमन कमीशन का, ठीक है, विद्रोह नहीं विरोध, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1919 में जब यहाँ पे प्रांतों में, ठीक है, जब सरकार बनाने का जो भी यहाँ पे, ठीक है, चुनाव वगैरह कराया गया, तो उस समय तो असहयोग आंदोलन का दौर आ गया। लेकिन उसके बाद से प्रांतों में सरकार बनी भारतीयों की, खासकर उसमें कांग्रेस की सरकार बनी अलग अलग क्षेत्रों में। उसी में कांग्रेस के साथ साथ देखेंगे, ठीक है, तो स्वराज दल भी था, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है, तो साइमन कमीशन का यहाँ पे गठन क्यों किया गया था। तो 1919 में जब यहाँ पे मोंटेस्क्यू, जब चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, तो ठीक है, इसी का यहाँ पे रिव्यू करने के लिए,
रिव्यू करने के लिए किसको? प्रांतों में कि जो भी यहाँ पे भारतीयों की जो सरकार बनी है, क्या अपनी सरकार को सही तरीके से चला पा रहे हैं? जो भी संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है, इस संवैधानिक प्रक्रिया को क्या ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अंग्रेज लोग बोलता था कि भारतीय लोग सभ्य हैं, हम लोग उनको सभ्य बनाए आए हैं। तो ये लोग क्या किया? भेज दिया रिव्यू करने के लिए। भेजना था कब? 10 साल बाद भेजना था, और ये लोग 2 साल पहले ही भेज दिया। 1919 में अगर बना हुआ तो भेजना चाहिए, 1929 में भेजना चाहिए, अब सबका भेज दिया। 1927 के आसपास ही ये लोग क्या किया? इसको भेज दिया। 1927 या 28 में ये लोग भेज दिया। और जब भेजा रिव्यू करने के लिए, तो जो भी इसकी जो कमेटी थी, ठीक है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जितने भी लोग थे, लगभग 7 लोग थे इसमें, सारे के सारे इसमें कौन थे? विदेशी लोग थे, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था। तो भारतीय लोग ऐसे ही, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब खिन्न थे। जैसे चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था, तो नील एग्रेनियन जब समिति बना था, तो उसमें ठीक है भारतीय लोगों को भी शामिल किया गया था, उसमें गांधी भी थे। लेकिन इसमें क्या था? सारे के सारे लोग कौन है? विदेशी लोग हैं। अब लोग ऐसे ही खिंच हो गया कि भाई देखो ये लोग क्या कर रहा है। अब ऐसे में तो साफ साफ दिख रहा है ना, पक्षपात यहाँ पे दिख रहा है कि लोग, जो भी कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसमें तो भारतीयों के फेवर में यहाँ पे होगा ही होगा नहीं। तो इसीलिए अब इस कमेटी का यहाँ पे क्या किया, तो पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा यहाँ पे विरोध किया जाने लगा। अलग अलग क्षेत्रों में, बिहार में भी किया गया, पंजाब के क्षेत्र लाहौर की तरफ में भी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। और इसी दरमियान यहाँ पे क्या हुआ था, तो लाहौर के क्षेत्रों में लाला लाजपत राय की यहाँ पे क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज में। अब इस चीज़ को आपको समझना है। अब जगह जगह जब साइमन कमीशन का यहाँ पे विरोध होने लगा, साइमन कमीशन अपना कार्य करती रही। अब जो भारत सचिव था, ध्यान रखिएगा, जो भारत सचिव था, भारत सचिव नाम का था, भारत सचिव रहता था कहाँ? इंग्लैंड में रहता था, ठीक है, ब्रिटेन में रहता था। लेकिन इसका जो सैलरी जो था, ये भारत के खजाने से जाता था। सोचिए, वहीं से बैठे बैठे भारत सचिव एकदम खिंच गया कि भाई साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। क्योंकि साइमन कमीशन में जो भी लोग थे, ये वहाँ के मंत्री थे, अच्छा पद में रहने वाले लोग थे। इनका जब विरोध किया जा रहा था, जगह जगह हिंसा हो रही थी, भारत सचिव खिंच गया, बोला कि देखो, हम भारतीयों को भाई बताने गए हैं कि भाई उत्तरदायी सरकार कैसे चलती है, और इन लोग संविधान वगैरह को समझ ही नहीं रहा। तो इसने चैलेंज दे दिया भारतीयों को, तुम लोग क्या करो, जब तुम लोग सक्षम हो तो अपना संविधान क्या करो, बनाओ। चुनौती दे दिया इसने, ठीक है। और बड़े मज़े की बात कि भारतीयों ने इस चुनौती को क्या किया? स्वीकार किया। और स्वीकार किया तो भारतीयों ने अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया, और उसी का नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट को प्रकाशित कब किया गया? 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रकाशित किया। अब इस नेहरू रिपोर्ट की थोड़ी बातें हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या था इसमें। नेहरू रिपोर्ट, मेरी आवाज़ को सुनते चलिए, ठीक है। जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं आप लोग लिख लीजिए, बहुत आसान है। ये लोग बोला कि देखो, जो भी औपनिवेशिक जो, ठीक है, स्वराज्य की हमें क्या करना है? स्थापना करना है। नंबर 1, औपनिवेशिक, ठीक है, स्वराज। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है औपनिवेशिक स्वराज्य? तो इसी को आप कह सकते हैं डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि देखो, जो भी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, माने सब किसके अंतर्गत रहेगा? सब भारतीयों के अंतर में रहेगा, भारतीयों के अंतर्गत रहेगा, चाहे वो केंद्र हो या फिर चाहे वो प्रांत में हो। यहाँ पे भारत के लोग अपनी सरकार क्या चलाएंगे? ठीक है, चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लगा है औपनिवेशिक, ध्यान रखिएगा, औपनिवेशिक। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे ऊपर नाम मात्र का तुम्हारा शासन रहेगा। ध्यान रखिएगा, हमारे ऊपर नाम मात्र का तुम्हारा शासन रहेगा। जो भी राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, ये तुम बन जाओ, राष्ट्राध्यक्ष है तुम बन जाओ, लेकिन सारा अधिकार किसका रहेगा? हमारा रहेगा। विदेशी शक्ति तक भारत के लोगों ने क्या किया? यहाँ पे मांग लिया। अब क्या आप सोचिए, कोई देगा इतना अधिकार? कोई नहीं यहाँ पे देगा, ठीक है। अब यहीं से शुरू हो गया औपनिवेशिक स्वराज्य की यहाँ पे डिमांड की गई। केंद्र और प्रांतों में ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरी तरीके से स्वायत्ता की बात की गई। बोला गया कि जो भी गवर्नर जो जनरल है, गवर्नर, ठीक है, जनरल कह सकते हैं या फिर इसको वायसराय कैसे कह सकते हैं, ये नाम मात्र का समय, मतलब नाम मात्र का, ठीक है, शासक होगा। मैंने कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में होगा।
संवैधानिक प्रमुख के रूप में, क्योंकि अगर ये हट जाएगा ना तो औपनिवेशिक थोड़े हो जाएगा, भारत तो फिर पूर्णतः स्वराज की प्राप्ति कर लेगा, स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद से इन लोगों ने बहुत अधिक जो बल दिया मौलिक अधिकारों पे बल दिया कि जितना भी फंडामेंटल राइट होता है वो हमें चाहिए। ये लोग बोला कि जो भी यहाँ पे भारत का जब चुनाव होगा वयस्क मताधिकार पे आधारित होगा, भारत में उच्चतम न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की जाए, जिसमें जो भी समझ रहे हैं ना, मतलब जो भी वकील है, जज वगैरह, वो सब यहाँ पे कौन होंगे, भारतीय होंगे। इसके अलावा ये लोग, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व के तहत लोक सेवा हो गया, लोक सेवा को बोला कि भाई हम लोग स्टेबलाइज करेंगे, हम लोग चलाएंगे। इसने नेहरू रिपोर्ट में एक चीज़ यहाँ पे छेड़छानी कर दी गई और ज़रूरी भी था कि मुस्लिमों से संबंधित, कि मुस्लिमों को जो पृथक जो निर्वाचन दिया गया था, ठीक है, मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन पे इस पर चोट किया गया और बोल दिया गया कि पृथक निर्वाचन यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बल्कि कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए यहाँ पे आरक्षित कर दी जाएगी। लेकिन एक पृथक निर्वाचन क्या होगा, नहीं होगा। पृथक निर्वाचन से होता क्या है ना कि देखिए, आप अगर मुस्लिम है, आप अगर हिंदू है तो सिर्फ आपको मुस्लिम ही चुनेगा, सिर्फ आपसे, ठीक है, आपको हिंदू ही चुनेगा। समस्या है कि नहीं है, आगे आएगा, देखेंगे कि हम लोग, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड में कि कैसे, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या का कारण था वो भी। तो सीट जब यहाँ पे आरक्षित कर दिया गया, अब यहीं से मुस्लिम लीग की जो नेता था यहाँ पे जिन्ना फायर हो गया। यही देखिए ना, हर जगह देखिए कैसे टूट रहा है। एक जगह जब आंदोलन को जब संगठित करने का प्रयास किया गया तो इधर जातीयता वाला मामला चला गया। अब यहाँ पे संविधान तो बनाया भारत के लोगों ने नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन अब जिन्ना यहाँ पे मुस्लिम लोग यहाँ पे खींच हो गया। मुस्लिम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे खासकर जिन्ना के नेतृत्व में देखेंगे तो 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया अपना। अब यही है कि 14 सूत्रीय मांग कि भाई नेहरू रिपोर्ट में हिंदू तुम अपना संविधान बनाओ, अब जिन्ना जो है मुस्लिम होकर अपना संविधान बनाएगा, तो क्या इससे भारत चल पाता? ये तो मामला उसी समय से था और हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से 1916 में, ठीक है, दोनों ही कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक मंच में आके एक दूसरे को सहयोग किया था। फिर असहयोग में हमने देखा कि एक दूसरे को सहयोग किया था, लेकिन अब सारा चीज़ क्या हो गया, इस मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जब ये यहाँ पे पूरी तरीके से इस नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया तो धीरे धीरे यहीं से टूटने लगे। और यहीं से माना जाता है कि जिन्ना अब धीरे धीरे क्या हो गया, सेपरेट होते चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसको भी आप समझ पा रहे हैं, जब पढ़ेंगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तो फिर जिन्ना का जब नाम आएगा तो फिर आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है ताकि उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो, सारी चीज़ों को आप आसानी से यहाँ पे लिंक कर लें। तो जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी फिर मैं बताऊँगा तो टॉपिक से अपने में भटक जाऊँगा। तो आशा करते हैं कितनी बातें आप लोगों के क्लियर यहाँ पे हो गई होगी। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट जब यहाँ पे सौंपा गया, ठीक है, उस समय था वायसराय इरविन था। इरविन तो देख के यहाँ पे पूरी तरीके से पगला गया। इरविन ने आश्वासन दिया कि देखो, ठीक है, साइमन कमीशन आया हुआ है, ये रिपोर्ट अपनी सौ के भी, उसके बाद से ही, ठीक है, कुछ आगे कहा जा सकता है। इरविन ने मैंने उस समय 7 साल, ठीक है, इशारा किया था कि आगे चल के जो भी तुम लोग का मामला होगा, गोलमेज सम्मेलन होगा, ब्रिटेन में बुलाया जाएगा, इंग्लैंड में बुलाया जाएगा, जो भी समस्याएं हैं वहाँ पे तुम लोग अपनी बातों को यहाँ पे रख सकते हो। तो कुल मिला के यही था नेहरू रिपोर्ट से संबंधित चीज़ें। अब जब यहाँ पे इरविन ने इन सारे ही चीज़ों को, नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरीके से क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, दरकिनार कर दिया कि भाई इतना बड़ा अधिकार वायसराय हो गया कैसे कोई दे सकता है, उसके ऊपर भी तो कोई है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब अधीन है, यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे वायसराय जो इरविन था पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। अब भारतीयों के अंदर यहाँ पे समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे जो स्वराज की जो ज्वाला है फूट रही है और इसको यहाँ पे मौका मिल गया दिसंबर 1928 के, ठीक है, कांग्रेस का जब कोलकाता अधिवेशन हुआ, कोलकाता अधिवेशन में एक बात को सबसे मजबूती से उठाया गया और बोला गया डोमिनियन स्टेट, वहीं जो औपनिवेशिक स्वराज की मैं बात कर रहा हूँ, डोमिनियन स्टेट का मांग उठाया गया कि हमें डोमिनियन स्टेट, शुरुआत में बोला गया कि 2 साल में चाहिए, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि 2 साल में नहीं, हमको 1 साल में ही चाहिए, 1 साल में हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट चाहिए। इसमें माना जाता है कि नेहरू, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, दोनों ने एकदम जम के आवाज़ उठाया। ठीक है, बोला कि डोमिनियन स्टेट क्या है, डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैसा, पूर्ण स्वराज। समझ रहे हैं? तो नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेट की जो बात की गई थी, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन में आते आते कहाँ पर किस में बदल गया, पूर्ण स्वराज में बदल गया।
गांधी हर अधिवेशन में इस पे, ठीक है, जनरली देखेंगे तो होते ही होते थे, नहीं होते थे तो गांव वगैरह में रचनात्मक कार्य कर रहे होते थे। अब गांधी को तो समझ में आ ही गया था कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो देखेंगे तो 1929 के टाइम पीरियड में देखेंगे तो गांधी एकदम मैंने पूरा देश भ्रमण करने निकल गए, देश भ्रमण करने निकल गए। मैंने ये गांधी की सबसे बड़ी चालाकी होती थी, देश भ्रमण। और गांधी का इसमें सबसे अनूठा कार्यक्रम होता था रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास और उनके अंदर एक जो होता है ना राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास, ये सबसे बड़ा कार्य था, ठीक है, गांधी का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जब मामला जब यहीं पे नहीं मतलब संभला, ठीक है, इरविन ने पूरी तरीके से नेहरू रिपोर्ट को कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पे खारिज ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली घोषणा पत्र भी लाया गया, दिल्ली घोषणा पत्र। यहाँ पे जो भी कांग्रेस के जो नेता लोग वगैरह थे सब दिल्ली घोषणा पत्र लोग आया। दिल्ली घोषणा पत्र में सीधे बोला गया, ठीक है, लोगों ने भाई एकदम होता है ना कि मीटिंग किया ये लोग कि भाई कब डोमिनियन स्टेट मिलेगा। मैंने अब तो चर्चा ही नहीं करना है कि कब, ठीक है, कहीं दोगे नहीं दोगे, बोला कब मिलेगा। मैंने अब समझिए कि अधिकार क्या हो रहा है भारतीयों का, बढ़ते जा रहा है भारतीयों का अधिकार, डिमांड भारतीयों का बढ़ते जा रहा है, कब मिलेगा, ठीक है। दूसरा बोला गया कि जो कांग्रेस है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस जो होगी इसमें, ठीक है, बहुप्रतिनिधित्व यहाँ पे करेगी, ठीक है। आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे मेरी बात। इरविन ने यहाँ पे खारिज कर दिया किसको, नेहरू रिपोर्ट को। तो इरविन ने बोला हुआ था कि तुम लोग क्या बुलाया जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है, बुलाया जाएगा गोलमेज सम्मेलन में। तो गोलमेज सम्मेलन की आहट लेने पहुंच गए कहाँ, दिल्ली घोषणा पत्र में। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी लोग थे कांग्रेस के जो नेता लोग थे यहाँ पे यूनाइट हो गए और इन्होंने अपनी मांगों को रखा फिर से इरविन के सामने कि देखो गोलमेज सम्मेलन तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन कब डोमिनियन दिया जाएगा तुमको ये अभी बताना होगा। और जब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कांग्रेस जो होगा उसमें सबसे अधिक लोग रहेगा, मतलब और नहीं रहेगा, मुस्लिम लीग वगैरह वहाँ के लोग कम रहेंगे, अलग अलग कैटेगरी के जो लोग, अलग अलग जाति के लोग हैं, सबसे बड़ी मात्रा में कौन होगा, कांग्रेस होगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राजनीतिक जो अपराधी है, जो कि साइमन कमीशन के दौरान हिंसा हुआ था, बहुत सारे अपराधियों को, ठीक है, जो भी जेल में डाल दिया गया था, उनको तुम लोग क्या करना होगा, क्षमा दान करना होगा, तुम लोगों को यहाँ पे छोड़ना होगा। अब इसी दरमियान देखेंगे तो भगत सिंह को आप कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, समझना इस चीज़ को, चूँकि भगत सिंह ने क्या किया हुआ था, तो सैंडर्स की यहाँ पर उस समय हत्या कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ भगत सिंह वाला कहानी, यही था ना भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह ने यही ना यहाँ पे सैंडर्स की भगत सिंह ने क्या किया था, मैं एक चीज़ जोड़ देता हूँ, भगत सिंह ने यहाँ पे हत्या कर दिया था। और फिर से भगत सिंह उस आज़ादी के आग में, ध्यान रखिएगा, उस आज़ादी के आग में कूद पड़े। और फिर जब मामला आ गया 1929 का मामला, ठीक है, जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने क्या कर दिया, सोचिए, बम फोड़ दिया, ठीक है, बम फोड़ दिया। क्यों, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, अब तो जग जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, राजनीतिक अपराधियों को क्या करना है, यहाँ पे क्षमा दान यहाँ पे करना है। तो अब सोचिए ये सारा जो डिमांड भारत के लोग कर रहे हैं, इरविन कभी स्वीकार करेगा? खुद अब सोच के देखिए, नेहरू रिपोर्ट की इरविन ने ऐसे ही खारिज कर लिया। दिल्ली घोषणा पत्र का जो भी मामला था इसको भी इरविन ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। दो मामला क्या हो गया, खारिज हो गया। अब भारत के लोग रुकने वाला क्या था, नहीं था। इसीलिए अब एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत थी। लेकिन उसके पहले लोग फिर कांग्रेस का अधिवेशन बुलाएगा, जिसको बोला जाता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। अब इस लाहौर अधिवेशन में देखेंगे तो पूर्ण स्वराज की मांग को एकदम शामिल कर लिया गया कि अब पूर्ण स्वराज हम लोग लेके ही रहेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग को यहाँ पे शामिल कर लिया गया और लक्ष्य रखा गया। डेट भी भारत के लोगों ने ही तय कर दिया कि अंग्रेज लोग देगा नहीं देगा, कब देगा, हम ही लोग आज़ाद हो जाएंगे। 31 दिसंबर 1929 को, ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को इन लोगों ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। और इसी समय यहाँ पे नेहरू के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि रावी नदी के तट पे नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा रात में जाकर फहराया गया। ध्यान रखिएगा, रात में फहराया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है,
26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को ठीक है पहली बार पूर्ण स्वराज का झंडा भी फहराया गया। पूर्ण स्वराज के तहत कह सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया, झंडा फहराया गया, जिसकी वजह से आज तक देखिए गणतंत्र दिवस मन रहा है। ठीक है, अब ये सारा जब मामला हो गया तो गांधी यहीं थे ना। गांधी देखिए संवैधानिक प्रक्रिया में गांधी का बहुत यहाँ पे आस्था था। वो जान रहे थे कि जो भी करना है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये किया जा सकता है। तो गांधी को लगा कि भाई अभी ये जल्दीबाजी हो रही है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जल्दीबाजी हो रहा है। इसीलिए गांधी ने ठीक है कांग्रेस को बोला भाई कि देखो अभी जल्दीबाजी हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी मांगे रख रहे हैं। अब गांधी ने अपनी मांगे रखा। गांधी की जो अपनी मांगे थी उसी को बोला जाता है गांधी की 11 सूत्रीय मांग। ध्यान रखिएगा, गांधी की 11 सूत्रीय मांग। और ये 11 सूत्रीय मांग आप लोग देख लेंगे। इसका मूल भाव यही था कि भारत में मौजूद सभी लोगों के लिए, भारत में मौजूद ठीक है सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए जितना अधिकार मने चाहिए ठीक है उन सारे ही अधिकारों को ठीक है गांधी यहाँ पे ठीक है मांगने के लिए फिर भेज दिया इरविन के पास। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गांधी इसमें बोले ठीक है, गांधी समझ रहे हैं ना 11 सूत्रीय मांग को लेके ये माना गया है 31 जनवरी को। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को देख पा रहे हैं ना, झंडा फहरा लिया गया 26 जनवरी 1930 को और 31 जनवरी 1930 को ठीक है गांधी की 11 सूत्रीय मांग, जो कि भारत के सभी वर्गों के हितों का ठीक है कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन्होंने ठीक है इरविन को भाई समय दिया कि देखो हम सबको समय दे रहे हैं, या तो इसको स्वीकार करो या तो फिर इसको क्या करो, अस्वीकार करो। पहले चिट्ठी पत्र से बात होता था ना, सब चीज़ स्वीकार करो या फिर अस्वीकार करो। अब गांधी वेट करते रहे, पूरा कांग्रेस वेट करता रहा, पूरा भारत वेट करता रहा, लेकिन फरवरी महीना तक कोई भी आश्वासन यहाँ पे नहीं दिया गया। ध्यान रखिएगा, कोई भी सकारात्मक यहाँ पे आश्वासन नहीं दिया गया। अब गांधी भी ठीक है माने होता है ना आत्मसंतुष्ट हो चुके थे। कांग्रेस पहले से ही ठीक है यहाँ पे तैयार थी पूर्ण स्वराज को लेके। अब गांधी जी को लगा कि नहीं भाई अब हमें फिर से आंदोलन क्या करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस ने पूरा का पूरा जो दामोदार है ठीक है पूरा का पूरा जो नेतृत्व है कह सकते हैं ठीक है गांधी पे सौंप दिया। यहाँ पे गांधी पे सौंप दिया कि इस आंदोलन को किस तरीके से चलाना है, कैसे कहाँ चलाना है, कब चलाना है, कहाँ चलाना है, सारा जो रूपरेखा है गांधी जी आपको ही यहाँ पे तैयार करना है। अब गांधी जी यहीं से क्या हो गए, शुरू हो गए। तो यहाँ पे एक बड़ा हेडिंग डालिएगा आप लोग कि अब इसकी शुरुआत कैसे हो रही है, इसकी शुरुआत गांधी जी कैसे करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि गांधी की भूमिका हम लोग दूसरे पार्ट में आ चुके हैं, गांधी की भूमिका। अब देखिए उन सारे ही चीज़ों को समझाने के लिए मैंने अभी इतना आप लोगों को समय दिया, लेकिन उसमें आपको क्या करना है बीपीएससी में बेहद ही शॉर्टकट में ठीक है उसको पूरा समेटने की कोशिश करना है। छोटी छोटी चीज़ों को ठीक है नहीं लिखना है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें उसी को आप लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गांधी की भूमिका। अब गांधी ने देखिए यहाँ पे ठीक है सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दा जो चुना हुआ था वो था नमक का मुद्दा। और गांधी के जो 11 जो सूत्रीय जो मांग थी, एक गांधी का 11 सूत्रीय मांग में इसमें नमक कानून को इन्होंने हटाने की मांग की थी कि भाई नमक कानून को हटा दो। इसीलिए जब गांधी को आंदोलन करने की बारी आई तो गांधी ने किसको चुना, नमक। ध्यान रखिएगा नमक। अब ये बहुत बड़ी यहाँ पे ठीक है मतलब प्रश्न चिन्ह लगता है कि गांधी ने यहाँ पे नमक को यहाँ पे क्यों चुना। देखिए नमक एक ऐसा चीज़ है ना, सोचिए अभी आप वर्तमान में सोच लीजिए कितना भी पिज्ज़ा बर्गर चिकन मटन वेज पनीर सब खा लीजिए, अगर उसमें नमक नहीं पड़े तो क्या आप जी पाएंगे। शरीर में अगर बॉडी में अगर नमक नहीं आएगा तो इंस्टेंट ठीक है मतलब बहुत जल्दी ही किसी भी व्यक्ति को बीमारी लग जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बिना नमक का किसी का पेट नहीं भर सकता है, चाहे इसमें गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, व्यापारी हो, महिला हो, मजदूर हो, किसको नमक की ज़रूरत नहीं है। और भारत में फ्री में बनने वाले नमक पे अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जा रहा था, नमक टैक्स, नमक कर लगाया जा रहा था। इसीलिए गांधी ने ठीक है सोचा कि भाई अगर हमको कानून ही तोड़ना है, इतनी रिक्वेस्ट के बाद नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज की मांग, 11 सूत्रीय मांग, इतना भाई हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो लोग नहीं दे रहा है तो फिर अब क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा। तो अब यहीं से शुरू हो जाएगा शुरुआत। गांधी की भूमिका, गांधी ने नमक बनाने की ठानी कि हम नमक कानून क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और इसी दरमियान
आप लोगों ने पढ़ा होगा दांडी मार्च। दांडी मार्च को गांधी ने निकाला। टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच टाइम पीरियड आपको ध्यान होना चाहिए। 1900 ठीक है 30, ठीक है 1900 यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो दौर जो चल पड़ा देखेंगे तो साबरमती से लेके ये कहाँ तक गया, तो दांडी तक, ठीक है दांडी तक, ठीक है। जो गुजरात का जो समुद्र तट था, साबरमती उनका आश्रम का नाम था। देखेंगे अभी बाद में इस साबरमती पे अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाएगा। आगे चल के गांधी कसम भी खा लेंगे कि हम साबरमती आश्रम में तब तक नहीं जाएंगे जब तक माने भारत को एकदम पूर्ण स्वराज नहीं दे लेते हैं। तो गांधी फिर वर्धा में रहेंगे, ठीक है महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहेंगे। तो साबरमती से ध्यान रखिएगा दांडी से, ठीक है मतलब दांडी तक इन्होंने यात्रा की। शुरुआती तौर पे इसमें 78 लोग शामिल हुए, 78 समर्थकों के साथ शामिल हुए। लेकिन हुजूम बढ़ता गया चूँकि बहुत अधिक दूरी है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे साबरमती से, ठीक है दांडी तक 24 दिन लगा इनको जाने में। साबरमती से दांडी जाने में 24 दिनों का समय लगा और वहाँ चलते गए, ठीक है चलते गए, कारवा अपने आप बनते चला गया। हजारों लोग इस आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। अब जब ये मामला चल रहा था तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ये गांधी यही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो ऑलरेडी हो गया है ना कि भाई आंदोलन होगा तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बिहार में, भारत के दक्षिण में जैसे देखेंगे तमिलनाडु में, इसके अलावा ठीक है जो तट है मालाबार तट है, ठीक है उस साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कोरोमंडल तट है उधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे अगर हम लोग इसके प्रसार की बात करें तो थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रसार में ठीक है तंजौर में अगर हम लोग देखें तो राजगोपालाचारी के द्वारा, राजगोपालाचारी नाम मैं बोल देता हूँ, ठीक है बीपीएससी मेंशन करना जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा आप लोग जान लीजिए। जैसे तिरुचि में तिरुचिरापल्ली बोलते हैं, तमिलनाडु का ही एक शहर है, ठीक है तिरुचि में देखेंगे तो वेदारण्यम के नेतृत्व में, वैसे ही मालाबार में देखेंगे, मालाबार में तो बैकम के नेतृत्व में। कालीकट केरला में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, कालीकट में देखेंगे तो यहाँ पे पन्नायूर के नेतृत्व में। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो बहुत सारा शिविर लगाया गया, जो भी तट वाला इलाका है शिविर लगाया गया। और तो और असम में देखिए कोई ठीक है समुद्री किनारा नहीं है कि वहाँ पे समुद्र मतलब नमक बनाया जा सके। तो असम के लोग आ गए, बंगाल में आ गए, बंगाल के ठीक है जो नोआपल्ली जो इलाका है समुद्र तटीय इलाके पे आके वहाँ पे जाके लगे वो लोग नमक बनाने। तो इसमें असम ने भी पार्टिसिपेट किया। अब सोचिए बिहार में क्या नमक बन सकता है, लेकिन बिहार में भी लोग सांकेतिक मात्रा में नमक बनाने लगेगा। मिट्टियों से देखेंगे अभी कैसे लोग बनाएगा, तालाबों में लोग बनाएगा। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, अभी हम लोग आएंगे। अब दांडी मार्च यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल को पहुँचे तो पूरा हुजूम लोगों के एकदम भर चुका था, ठीक है। इसी समय गांधी ने अपना कार्यक्रम निर्धारित किया कि देखो किस प्रकार से इस आंदोलन को क्या करना है, सफल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, यही था ना गुरु मंत्र। तो कार्यक्रम में था कि सबसे पहले क्या करो, स्वयं नमक बनाओ। अब समझिए स्वयं नमक अब बना रहे हैं, मैंने पता चले कि समुद्र के किनारे हम पहुंच गए हैं और उसमें एक मुट्ठी बालू उठाया, ठीक है बोल रहे हैं कि हम नमक बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं। सोचिए अंग्रेज लोग इसी से जो भी वहाँ बॉडीगार्ड वगैरह देख के लगेगा देखो तो भाई नमक कानून तोड़ रहा है। वही नमक कानून बनाने का, मैंने नमक बनाने का भारतीयों के लिए ठीक है मतलब अधिकार नहीं है, लेकिन ये नमक बना रहा है। तो एक चिढ़ाने वाला टाइप का समझ रहे हैं ना ये मतलब नमक का जो मुद्दा लिया गया था अंग्रेजों को, समझिए। दूसरा था यहाँ पे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार। अब तो आप लोग समझ ही होंगे हर जगह फिर वही होगा विदेशी वस्तु में। जैसे कि हम लोग बात कर ले कपड़ा की, इसके अलावा ठीक है शराब, अफीम, जो भी था यहाँ पे जो भी नशाबंदी वाला चीज़ था, धरना देना। चरखा और सूत को, ये हमेशा याद रखिएगा, चरखा और सूत को क्या करना, प्रोत्साहन देना, ताकि देसी उद्योगों को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। जो भी यहाँ पे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जुडिशरी न्यायालय हो गया, ठीक है, जो भी सरकारी वर्कर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग क्या करें, बहिष्कार करें, ऑफिस ही नहीं जाए, बच्चे स्कूल ही नहीं जाए, ठीक है।
अस्पृश्यता को इन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। अस्पृश्यता, क्योंकि इनको तो उस समय तक समझ में आ गया था, गांव-गांव घूम रहे तो समझ में आएगा है कि कितनी छुआछूत थी, ठीक है। अस्पृश्यता को ख़त्म करने का प्रयास किया। फिर इन्होंने बोला कि देखो भाई, जब मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो हम गिरफ्तार जब हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें स्थानीय नेता नेतृत्व करेंगे, स्थानीय नेता नेतृत्व करेंगे, ताकि लोग दिग्भ्रमित ना हो जाए, अपने उद्देश्यों से लोग भटक न जाएं, या फिर जो प्रक्रिया है करने का, जैसे कि इसका सबसे बड़ा जो हथियार था वो था यहाँ पे अहिंसा, लोग हिंसा ना करने लग जाए। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, तभी जाके तुम लोगों को पूर्ण स्वराज मिलेगी, पूर्ण स्वराज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे मेन, ठीक है, प्रश्न का जो पोर्शन है उसमें आते हैं। बिहार में प्रसार, प्रसार कहाँ पे, बिहार में, या फिर बिहार की भूमिका क्या रही है, थोड़ा इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे अधिक वेटेज देना है, और आगे मैं जितना बताऊँगा एक एक शब्द जाके आपको एग्जाम में छाप देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसार, ठीक है, बिहार की भूमिका की बात करें तो इसी समय देखेंगे यहाँ पे तो नेहरू का दौरा हुआ, तो कि जितने भी नेता थे, सेंट्रल लेवल के नेता थे, अलग अलग राज्यों में फैल गए उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को फैलाने के लिए। तो यहाँ पे नेहरू आ गए, कहाँ पे, बिहार में आ गए। बिहार में जो नेहरू आए यहाँ पे, तो गए ये सारण, सारण, ठीक है, का दौरा किए, सारण हो गया, उधर चंपारण, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, सबका यहाँ पे इन्होंने दौरा किया। टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 31 मार्च से 3 अप्रैल तक, 31 मार्च से 3 अप्रैल तक ये, ठीक है, पूरा हुजूम के साथ इन्होंने यात्रा किया, ठीक है। माना जाता है कि इनके इस यात्रा में लगभग एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह से अंदर सिर्फ और सिर्फ इन क्षेत्रों से 50,000 से ऊपर जो कांग्रेस समर्थक इकट्ठा हो गए। एकदम कांग्रेस, समझ रहे हैं ना, कभी बोला जाता था कि मैंने मुट्ठी भर लोगों का समूह है, सिर्फ और सिर्फ बिहार से एक सप्ताह में 50,000, मैंने 50,000 से अधिक लोग यहाँ पे जुड़ गए। चूँकि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी थे, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, ये तो बिहार ही से थे। तो बिहार में जब हो रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, यही नेतृत्वकर्ता के रूप में मौजूद थे। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का नाम लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था कि बिहार में कैसे चलाया जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस कार्यक्रम को यहाँ पे, ठीक है, प्रस्तुत किया। और जैसा गांधी ने बोला हुआ था कि भाई जल्दी हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो मामला आ गया। बड़े बड़े जो भी नेता थे, 14 अप्रैल, यहाँ पे मैं डेट जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको घटनाक्रम दिखे कि कब कब क्या हो रहा है। 14 अप्रैल को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया, नेहरू गिरफ्तार। उसके बाद से 5 मई को राष्ट्रीय जो नेता थे गांधी, ठीक है, गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी के गिरफ्तार करने के बाद लोगों में गजब का आक्रोश, समझ रहे हैं, 2 बड़े बड़े जब नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों में आक्रोश भर गया। और इसके बाद से लोगों ने कर बंदी को भी शामिल कर लिया। माने ये तो जो भी गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम था ही, अब इसमें शामिल क्या कर लिया गया, कर बंदी की। अब कर भी नहीं देना है लोगों को, ना कोई किसान देगा, ना कोई, ठीक है, चौकीदारी कर देगा बिहार में। इन सारे ही चीज़ों को शामिल कर लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या आपको क्या था यहाँ पे कि बिहार में नमक, क्योंकि मुद्दा तो यही था नमक, कि बिहार में नमक कैसे बनेगा, क्योंकि बिहार में किसी भी प्रकार का समुद्र तट क्या है, नहीं है, समुद्र तट है ही नहीं, और नमक समुद्र तटीय इलाकों में खारे पानी से बनाया जाता है। तो उस समय लोगों ने एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया था कि बिहार में जो अनेक जगह की जो मिट्टी है, अनेक जगह की जो सॉइल है, ठीक है, वो नमकीन है। कैसा है, तो नमकीन है। नमकीन जो मिट्टी है, गंगा नदी का पूरा पूरा प्रवाह क्षेत्र है भाई, उसके किनारे हम लोग क्या करेंगे, तो नमकीन जो मिट्टियों से, नमकीन मिट्टियों से इन लोगों ने नमक बनाना क्या कर दिया, शुरू किया। अब इन मिट्टियों से कितनी मात्रा में नमक बन जाएगी, लेकिन यही था सांकेतिक प्रतीक। देखो भाई, हम भी नमक बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी नमक कानून का क्या कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने बोला था ना, तब एक शब्द लगाया था, चिढ़ाने वाला, मैंने चिढ़ाया टाइप का अंग्रेजों को, ठीक है, खींच जाता था सब पूरा। तो अब यहीं से क्या हो गया, तो नमक बनना यहाँ पे शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखते हैं, एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, सबको एग्जाम में आपको मेंशन करना है। जैसे अब दौर आ जाता है 15 अप्रैल का, यहाँ तक मामला कहाँ आया था, ठीक है, 31 मार्च से 3 अप्रैल, देख रहे हैं ना, 14 अप्रैल को नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 15 अप्रैल को जो कि नेहरू
बिहार के दौरा में थे, ठीक है। तो उसी समय देखेंगे 15 अप्रैल 1930 को, 15 अप्रैल 1930 को सबसे पहले छपरा, सारण कह सकते हैं, ठीक है, चूँकि दोनों को आज तो वर्तमान में लगभग एक ही साथ है ना, ठीक है, सारण में ही जो शहर है, ठीक है, छपरा हो जाएगा। इसके अलावा चंपारण, ध्यान से अब देखते चलिए, ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर, ठीक है। इसके अलावा जो शाहबाद का जो क्षेत्र है, मैंने बताया था इसमें 4 वर्तमान में, ठीक है, जो जिला है शाहबाद के क्षेत्र में मौजूद है, जैसे कि भोजपुर हो जाएगा, रोहतास, बक्सर, कैमूर, सब शाहबाद का सब सारा क्या है क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो सबसे पहले जो बनाया गया छपरा और, ठीक है, सारण के क्षेत्रों में बनाया गया। यहाँ पे जो नेतृत्व किया, अब इन व्यक्तियों का नाम आपको लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामचरथ ब्रह्मचारी, रामचरथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में यहाँ पे, ठीक है, बनाया गया। साथ में सिवान में भी इन्होंने यही, ठीक है, नेतृत्व किया था। तो छपरा, सिवान, सारण, ठीक है, यहाँ पे जो नेतृत्व किया रामचरथ ब्रह्मचारी में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है सिवान में, कि सिवान में जो भी यहाँ पे गौशाला होता था, गौशाला या फिर यहाँ पे जो भी आश्रम होता था, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, तो जो भी नमक होता था ना, नमक को ये लोग पैकेट में बेचता था, नमक को पैकेट में ये लोग बेचता था। और उस समय एक कहावत चला पड़ा था कि ये नमक की पुड़िया नहीं है, गुलामी भगाने की पुड़िया है, ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग कर दीजिएगा कि यह नमक की पुड़िया नहीं, नमक की पुड़िया नहीं, बल्कि गुलामी भगाने की पुड़िया है, गुलामी भगाने की पुड़िया है। तो इस टाइप का, ठीक है, चीज़ों को आप लोग एग्जाम में दिखाने की कोशिश कीजिएगा। वहीं हम लोग मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो स्थानीय कुछ नेता लोग मौजूद थे। स्थानीय नेता ने यहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था, जैसे रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, इसके अलावा ठाकुर रामनंदन सिंह। मैं सब जो नाम लिख रहा हूँ ना सिर्फ मेंस के लिए, पीटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी स्पेशल बिहार के अंतर्गत ये सब सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पटना में। अब आंदोलन फैलते गया। अब देखिए पटना में, ठीक है, पटना में अगर आप देखेंगे, थोड़ा आप मेरी आवाज़ को सुनते रहिएगा, ठीक है, जल्दीबाजी में लिखने की वजह से सब हो रहा है। पटना में 16 अप्रैल को, देख रहे हैं ना, एक दिन के अंदर ये इतनी तेज़ी से आंदोलन फैल रहा है। 16 अप्रैल को जिसका नेतृत्व किया गया था अंबिका कांत के द्वारा किया गया था। पटना सिटी में वहीं पे एक तालाब का नाम है जिसको बोला जाता है नखास तालाब, नखास, या फिर उसी को कह सकते हैं मंगल भी लोग बोलता है, ठीक है। नखास या मंगल तालाब में हुआ कि भाई इसी में क्या करना है, नमक बनाना है। तालाबे में लोग क्या कर दिया, शुरू कर दिया लोग नमक बनाना। अब जैसे यहाँ पे पटना सेंटर था, ध्यान रखिएगा, दानापुर बगल में ही छावनी थी, बड़ी मात्रा में सैनिक लोग मौजूद था। बड़ी मात्रा में जब यहाँ पे पुलिस लोग आगे आया तो समझ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में ये जन आंदोलन उभर चुका था पटना में, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को लेके, कि पुलिस को यहाँ पे पीछे हटना पड़ गया। इस भीड़ से पुलिस पार ही नहीं कर पाई, समझ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद इस भीड़ को देख के लिखते हैं, राजेंद्र प्रसाद बोलते भी हैं कि बिहार में, समझ रहे हैं ना, एक मैंने बिहार के लोगों ने एक अद्भुत धैर्य और अहिंसा का परिचय दिया। अद्भुत, इस शब्द को लिखिएगा आप, ठीक है, अद्भुत धैर्य और अहिंसा का परिचय दिया। अंग्रेज लोग मारते रहा, करते रहा, ठीक है, लेकिन कोई भी रिटेलिएट नहीं किया, किसी ने भी प्रतिक्रिया यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। सरकारी दमन इस दरमियान यहाँ पे पूरी तरीके से क्या रहा, जारी रहा, सरकारी दमन जारी रहा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग शिकार भी हुए, मैंने शिकार उनको, ठीक है, पकड़ा भी गया, जैसे कि जेबी कृपलानी का नाम आता है, टीके घोष का नाम आता है, पटना के क्षेत्रों से ही यहाँ पे, ठीक है, इन लोगों को पकड़ा भी गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फाइनली जब देखेंगे इसका जो अगला जो सेगमेंट है यहीं पे, ठीक है, जब 5 मई को गांधी की जब गिरफ्तारी की जाएगी, 5 मई को
जब गांधी की जब यहाँ पे गिरफ्तारी की जाएगी तो पटना में आंदोलन और अधिक भड़क उठेगा। तुरंत 9 मई को, ध्यान रखिएगा, 9 मई को जो बिहार कांग्रेस कमेटी है, बिहार कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाया जाएगा कि न अब सिर्फ नमक बनाएंगे, बल्कि अब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। जो भी विदेशी वस्त्र है, शराब है, ठीक है, इसका बहिष्कार करेंगे। न सिर्फ बहिष्कार करेंगे बल्कि इन सारे जगहों पे जाके क्या करेंगे, धरना देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ बहिष्कार करना था कि भाई हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या करना है, तो भाई विदेशी वस्तु है उसको दुकान के पास जाकर बैठ जाइए। शराब है, शराब के ठीक है पास जाकर बैठ जाइए, दुकान के एकदम पास ही, किसी को खरीदने ही मत दीजिए। तो अब इस टाइप का मामला क्या हो चुका है, शुरू हो गया है। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी इंटेंसिटी और सहयोग से क्या होगी, हमेशा अधिक होगी। अब यहाँ पे धरना दिया गया। अब यहीं पे शुरू हो जाता है महिलाओं का रोल। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें इतना बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया। आगे चल के बोला भी जाएगा इतिहासकारों के द्वारा कि महिलाओं ने पुलिसों के मैंने जो जूता होता है ना, मतलब सीधे अपने, समझ रहे हैं, मतलब जो छाती होता है वहाँ पे महिलाओं ने अपने आप को, ठीक है, मैंने पुलिस के जूते के तलवे के नीचे अपने आप को डालना मंजूर मतलब समझा। नारी सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस समय पटना की महिलाओं ने। इसमें कुछ महिलाओं का जिक्र है, इनका नाम याद रखिएगा, श्रीमती हसन सिंह, श्रीमती हसन सिंह नहीं है, हसन इमाम। इसके अलावा श्रीमती विंध्यावासिनी, विंध्या, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, श्रीमती विंध्यावासिनी देवी, ठीक है। इतना बड़ी मात्रा में ये हुआ था। और जब विदेशी वस्त्रों का, यहाँ पे शराबों का जब बहिष्कार किया गया, तो आपको मैं एक डेटा दे रहा हूँ कि लगभग 1929 के दौर में, 1929 के दौर में जो भी मैंने भारत से जो आयात किया, ब्रिटेन से जो वस्तु का आयात किया गया था, लगभग देखेंगे तो 26 मिलियन पाउंड, 26 मिलियन पाउंड। लेकिन जब ये सविनय अवज्ञा शुरू हो गया तो 1930-31 में वस्तुओं की डिमांड इतनी कम हो गई, विदेशी वस्तुओं की, सीधे आधा हो गया, मात्र 13.7 मिलियन पाउंड का ही आयात किया गया था। सोचिए कितना इम्पैक्ट पड़ा इस, ठीक है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन का। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धरना दिया गया, सब चीज़ दिया गया, प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, अप्रूवल दे दिया गया, प्रस्ताव को अप्रूवल दे दिया गया 16 मई को, 16 मई को अप्रूवल दे दिया गया। फिर ये सारी हिंसक घटनाएं यहाँ पे होने लगी। उसके बाद से 16 मई को यहाँ पे देखेंगे तो इनाम अली के द्वारा पटना में ही स्वदेशी संघ की स्थापना की गई। स्वदेशी संघ की स्थापना भी की गई, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कांड होता है छपरा के क्षेत्रों में। यहाँ पे जो जेल में, ठीक है, जो मौजूद जो भारतीय जो कैदी थे, नंगी हड़ताल करेगा छपरा में। बीपीएससी बहुत पूछता था, ठीक है, मैंने पूछता है कि नंगी हड़ताल कहाँ किया जाता है, छपरा में किया जाता है। जो भी विदेशी कपड़ा दिया जाता था, विदेशी जो कपड़ा दिया जाता था पहनने के लिए, जो भी जेल में कैदी थे, उन कैदियों ने, ध्यान रखिएगा, कैदियों ने नंगा रहना अपने आप को ठीक समझा कि हम नंगा रहेंगे, हम तभी अपना तन ढोकेंगे जब हमें तुम देसी कपड़ा दोगे, स्वदेशी कपड़ा दोगे, ठीक है। नंगे सब रहता था। बाद में जेलर सब हार पास के उस सबको स्वदेशी कपड़ा दिया, तब जाके इन लोगों ने, ठीक है, अपना तन ढका। इसी दरमियान यहाँ पे हो जाएगा चौकीदारी कर, सब लिखना है आपको, चौकीदारी कर, ठीक है। चौकीदारी का मतलब समझ रहे हैं ना। आज भी जो पुलिस थाना होता है, ध्यान रखिएगा, जो पुलिस थाना होता है किसी भी, ठीक है, पंचायत के स्तर पे आप समझ सकते हैं, तो जगह जगह होता है ना, कई सारी पंचायतों में एक पुलिस थाना होता है। देखते होंगे एक पुलिस थाना में एक चौकीदार होता है, ठीक है, आज भी होता है, लेकिन आज के समय में वो कर नहीं वसूलता है। लेकिन वहीं जो थाना था, थाना का जो भी चौकीदार होता था, आसपास के क्षेत्रों से कर लेता था ताकि थाना चल सके। मैंने कॉन्सेप्ट यही था कि भाई देखो, तुम लोगों की रक्षा के लिए हम लोग हैं, तो भाई तुमको ही क्या करना देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। चौकीदार कर को लेके यहाँ पे आया बात, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे, ठीक है, किसानों ने मना कर दिया, क्योंकि गांव में बड़ी संख्या में किसान ही थे, ठीक है। किसानों ने मना कर दिया तो वसूली किया जाने का प्रयास किया गया, एकदम निर्मम
दमन के साथ अत्याचारतापूर्वक वसूली करने का प्रयास किया गया। चौकीदार कर के जो प्रणेता थे, इनका नाम पूछा जा सकता है अनुराग सिंह। अनुराग सिंह। और सबसे पहले जहाँ पे चौकीदारी कर देना लोग बंद कर दिया, सबसे पहले उस जगह का नाम है बेतिया। ध्यान रखिएगा, बेतिया। ठीक है, बेतिया में इन लोगों ने चौकीदारी कर सबसे पहले बंद देना शुरू कर दिया। अब जो भी चंपारण का क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान में बेतिया पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, ठीक है, एक फेमस शहर भी है। तो अब चंपारण में जो 5 जो थाना है, जैसे कि सुगौली का नाम आपको मेंशन करना है, इसके अलावा गोविंदराज, ढाका हो गया। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश वाला ढाका नहीं है, ये चंपारण वाला ढाका है। ठीक है, जोगापट्टी, जोगापट्टी, मझौलिया, मझौलिया। इन सारे ही थानाओं में देखेंगे तो सबसे पहले इन लोगों ने, ठीक है, चौकीदारी कर देना यहाँ पे बंद कर दिया। कुछ महिलाओं का भी जिक्र आता है, जैसे कि नंदावती देवी। इनका नाम याद रखिएगा, बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। नंदावती देवी ने जगह जगह महिलाओं को इकट्ठा करके मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मंच बना के कि देखो भाई, चौकीदारी कर नहीं देना है। वहीं अगर हम लोग देखें शाहाबाद के क्षेत्रों की तरफ, शाहाबाद के क्षेत्रों की तरफ, तो यहाँ पे एक चौगाइन यूनियन होता था। चौगाइन यूनियन, चौगाइन यूनियन। इसके जो सरपंच थे, इन्होंने पूरा का पूरा, ठीक है, बहिष्कार कर दिया। ध्यान रखिएगा, बहिष्कार कर दिया। क्योंकि सरपंच वगैरह जो भी पंचायत के क्षेत्रों में होते थे, इनका पुलिसों से अच्छा खासा लगाव होता था। लेकिन अब इस समय चौकीदारी कर के समय ये लोग भी लोगों का साथ नहीं दे रहा है। अब ये जब घटना था, चौकीदारी कर आग की तरफ फैलने लगा। चौकीदारी कर आग की तरफ फैलने लगा कि नहीं देना है। तो देखेंगे अन्य जो क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र में जैसे कि सारण, पटना हो गया, पूर्णिया का क्षेत्र हो गया, ठीक है, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, इन सारे ही क्षेत्रों में यहाँ पे तेज़ी से आग की तरह फैल गया। और फिर एक यहाँ पे घटना होती है। एक घटना कहाँ होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गोपालगंज अनुमंडल में, गोपालगंज अनुमंडल। उस समय गोपालगंज जो अनुमंडल जो होता था, ठीक है, देखेंगे तो सारण के क्षेत्रों की तरफ, आज तो बट गया है, ठीक है, तो सारण के अंतर्गत ही उस समय अनुमंडल होता था। यहीं पे एक थाना था जिसका नाम था कटैया थाना, कटैया थाना। इसी कटैया थाने में एक बेहद ही फेमस व्यक्ति थे, ठीक है, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मौजूद थे, राम सुंदर लाल। राम सुंदर लाल की यहाँ पे इस थाने में यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, थाने में मृत्यु हुई थी तो हो सकता था कि अंग्रेजों ने यहाँ पे मारा है। अब इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे, चूँकि रामसुंदर लाल कांग्रेस के ही सदस्य थे, तो बिहार की जो प्रांतीय जो कांग्रेस की समिति थी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने बोला कि हम उनका क्या मनाएंगे, उसी थाना में अर्थात कटैया थाना में ही जाके स्मृति दिवस मनाएंगे, स्मृति दिवस मनाएंगे। बहुत ही यहाँ पे भी जोड़ छपक हुआ, हिंसा भी हुआ, ठीक है। और फाइनली देखेंगे तो कुछ और भी घटनाएं पैरेलल चल रही है, ठीक है, लेकिन इसी समय देखेंगे तो 30 जून को, ध्यान रखिएगा, 30 जून को यहाँ पे कांग्रेस को अंग्रेज़ों के द्वारा अवैध कर दिया गया। कांग्रेस के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा अवैध कर दिया गया कि कांग्रेस कुछ हिले नहीं है, समझ रहे हैं। जो भी राजनीतिक अधिकार था, मान्यता थी, सब यहाँ पे कांग्रेस का यहाँ पे छीन लिया गया। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, भागलपुर में अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है, भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर में यहाँ पे देखेंगे तो स्वयंसेवक, जितने भी कांग्रेस के जो स्वयंसेवक थे, स्वयंसेवक ने जगह जगह यहाँ पे शिविर लगाना शुरू कर दिया था, शिविर लगाना शुरू कर दिया था। बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा लोग कर रहा था। अब कांग्रेस, भागलपुर का एक जगह है बिहपुर, ध्यान रखिएगा, बिहपुर, यहाँ पे निर्मम दमन किया गया, निर्मम दमन किया गया, ठीक है। अब इसी समय देखेंगे जब ये जब ये दमन बड़ी मात्रा में जब होने लगा, तो अलग अलग क्षेत्रों से बिहार के जो भी प्रतिष्ठित लोग थे, ये लोग यहाँ पे विरोध लोग जताने लगा, अपना विरोध जताने लगा। इसी क्रम में बिहार काउंसिल के 4 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। 4 सदस्यों ने, ध्यान रखिएगा,
इस्तीफा दे दिया। अब उन 4 सदस्यों का नाम है जैसे कि अनंत प्रसाद, नाम मैं बोलते चल रहा हूँ, ठीक है, कमलेश्वरी सहाय, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण सिंह वर्मा, श्याम नारायण सिंह वर्मा, नक्ल किशोर, नक्ल किशोर प्रसाद सिंह, ठीक है। तो ये चयन जो भी है 4 नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा, लिखना जरूर है। इसके अलावा इतना ही मामला नहीं रुका, जो भी बिहार विधान परिषद के जो सदस्य थे, बिहार विधान परिषद के जो सदस्य थे, ध्यान रखिएगा, विधानसभा नहीं है, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद है, ठीक है। इसके जो सदस्य थे, राय बहादुर, द्वारकानाथ, राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बरी, इन लोगों ने भी इस्तीफा देना यहाँ पे शुरू कर दिया, इन लोगों ने यहाँ पे इस्तीफा देना शुरू कर दिया। कुल मिला के समझ रहे हैं, अब ये जो गतिविधियाँ है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आपको बिहार के स्तर पर नहीं सोचना है, पूरे के पूरे भारत के स्तर पर सोचना है कि हर जगह, उत्तर भारत, दक्षिण, पूरा पश्चिम, हर जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे फैल चुका है। अंग्रेज लोग जेल भरते भरते हार गया था सब। गांधी जी के साथ देखा जाए तो जो डेटा है कि 90,000 से अधिक पूरे के पूरे भारत से आंदोलनकारियों को जेल में डाला गया था। कितना लोग जेल में डाला गया सोचिए। अब इन्हीं सारी गतिविधियों को देख के, ठीक है, इरविन भी प्रेशर पड़ने लगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, मामला को ठीक है मैनेज करो। अब इरविन ने, माना जाता है कि यहीं से शुरू कर दिया, ध्यान रखिएगा, यहीं से शुरू कर दिया कि भाई गांधी से हम क्या करते हैं, वार्ता करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको, गांधी इरविन समझौता। थोड़ा सा इसे आप शॉर्टकट में देखने का प्रयास कीजिए, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। लेकिन गांधी इरविन समझौता की लहर यहाँ पे दौड़ी थी, लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी घटना हो गई थी। उन बड़ी घटनाओं को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च को, आज हर नवयुवक, ठीक है, इसी 23 मार्च को कोसता है जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ध्यान रखिएगा, फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। अब ये समझ रहे हैं ना, ये गजब उग्र का दौर है। एक तरफ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ इसी समय यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया है। मैंने अंग्रेजों ने एक तरीके से कह सकते हैं कि दो बड़ी गलतियाँ कर दी। एक तो एक आंदोलन को लोग दबा रहा है, तो लोग ऐसे ही मतलब फायर हैं भारत के लोग, और ऊपर से इन, ठीक है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि इन जो क्रांतिकारी लोगों को यहाँ पे फांसी दे दिया गया। अब इसका भी लगा विरोध होने, इसीलिए गांधी इरविन जब समझौता होगा, ठीक है, तो ये जो समझौता होगा तो देखेंगे इसके पहले, ठीक है, एक छोटा सा अधिवेशन होगा, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। गांधी जाएंगे कराची अधिवेशन में। इस कराची अधिवेशन का जो डेट है 29 मार्च 1931 को, जस्ट देखेंगे तो मतलब एक सप्ताह के अंदर यहाँ पे जाएंगे। जब भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है तो गांधी को यहाँ पे कराची में, ठीक है, काला झंडा भी दिखाया जाएगा और विरोध किया जाएगा कि क्यों जा रहे हो अंग्रेजों से मुंह लगने के लिए, देखो ये लोग, हमारे क्रांतिकारी लोगों को फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो ये लोग गांधी इरविन समझौता को, ठीक है, मैंने जो गांधी मिलने वाले थे इसका ये लोग पूरी तरीके से विरोध करेगा कि भाई मत मिलो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हस्ताक्षर के लिए लोग मना कर रहा था। कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट पे बहुत अधिक जोर दिया गया था, मानव अधिकार पे सबसे अधिक जोर दिया गया था कराची अधिवेशन में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे शुरू हो गया गांधी इरविन समझौता। आप समझ रहे हैं ना क्यों हो रहा है गांधी इरविन समझौता। टाइम पीरियड थोड़ा जान लीजिए, 5 मार्च, ठीक है, सॉरी 5 उसी के आसपास है, मैं लिख देता हूँ 1931, ठीक है, 1931 गांधी इरविन यहाँ पे समझौता। कारण यही था कि भाई आंदोलन बहुत अधिक क्या हो चुका था, तीव्र हो चुका था। आंदोलन की तीव्रता बहुत अधिक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बढ़ चुका था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, वो सौंप दिया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पे सौंप दिया गया था। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को सौंपा गया था। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने जो भी यहाँ पे अनुशंसा दिया था, उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री हुआ करता था, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। और इरविन ने भी माना जाता है, ठीक है। मैंने इन लोगों ने यही देखा कि साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपा हुआ है, अभी इसमें बहुत अधिक अस्पष्टता है, क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने कुल मिला के जो भी नेहरू रिपोर्ट की जो बातें थी उसी का उल्टा था, समझिए, ठीक है।
कि भाई अभी भी भारतीयों को स्वायत्त शासन मत दो, केंद्र और प्रांतों में अभी उनको पूरा पूरा अधिकार नहीं देना चाहिए, पृथक निर्वाचन चुनाव की जगह, ठीक है, सांप्रदायिक प्रक्रिया को बढ़ाने की बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर आपको समझना है कि ये सब यहाँ पे मामला क्या हो पड़ रहा था, यहाँ पे चल पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी इरविन जब यहाँ पे समझौता हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसी समय गांधी ने जो भी अपनी मांग थी रखी, लेकिन अब इरविन बोला कि अब हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है, आपको कहाँ चलना पड़ेगा, इंग्लैंड में चलना पड़ेगा, ब्रिटेन में चलना पड़ेगा। और यही से माना जाता है कि गोलमेज जो सम्मेलन, आपको मैं पहले बताया था कि इरविन बोलता था कि जो भी समस्या है गोलमेज सम्मेलन में सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब वो गोलमेज सम्मेलन का यहाँ पे निमंत्रण दिया गया। तो पहला जब गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे हुआ, ध्यान रखिएगा, तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, कांग्रेस ने यहाँ पे बहिष्कार कर दिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के, ठीक है, लीडर के तौर पे ध्यान रखिएगा कौन गए, गांधी जी गए। गांधी जी गए, तलवार कोई जहाज हुआ शायद चल रहा था उसमें, ठीक है, उस जहाज में बैठ के गांधी जी गए, ठीक है। उसके बाद से तीसरे आंदोलन में बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो कांग्रेस ने फिर से यहाँ पे बहिष्कार कर दिया, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है तीनों ही गोलमेज आंदोलन में, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर, जो दो लोग थे, ठीक है, ये तीनों ही गोलमेज आंदोलनों में पे पार्टिसिपेट किया हुआ था। कौन, अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, प्रीलिम्स से पूछा जाता है, ठीक है। इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो आप लोग इनका भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अब जब यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया और फिर से यहाँ पे गांधी पुनः क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे मतलब सुन रहे हैं कि देखो अंग्रेजों ने क्या कर दिया है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी है, समझ रहे हैं, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। ये ठीक वैसे ही था जैसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, पृथक निर्वाचन दिया गया था, समझ रहे हैं ना, सेपरेट इलेक्टोरल जो दिया गया था। सांप्रदायिक पंचायत में यहाँ पे क्या कर दिया गया था, तो दलितों को यहाँ पे समझना है ना, तीनों ही गोलमेज आंदोलन में यहाँ पे कौन थे, अंबेडकर थे, तो अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुँचाने में कामयाब रहे थे, इसीलिए यहाँ पे अंग्रेजों ने, ठीक है, भली बात ही यहाँ पे समझते हुए दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल यहाँ पे दे दिया, ठीक है, पृथक चुनाव यहाँ पे दे दिया, पृथक निर्वाचन दे दिया। अब इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा जो धड़ा है, समझ रहे हैं ना, मेन स्ट्रीम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और गांधी जी तो यही नहीं चाह रहे थे कि भैया लोग कट जाए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी दरमियान देखेंगे तो गांधी ने आंदोलन को पूरा चालू कर दिया, गांधी ने आंदोलन को पुनः आरंभ कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ कि आंदोलन क्या रुका हुआ था, हाँ बिल्कुल रुका हुआ था। यहाँ पे जब देखेंगे, जब होगा, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, गांधी इरविन जब समझौता होगा तो गांधी इरविन समझौता के ही तहत देखेंगे तो इस आंदोलन को यहाँ पे, ठीक है, अल्पकाल के लिए यहाँ पे इसको रोक दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, अल्पकाल के लिए यहाँ पे इस आंदोलन को यहाँ पे रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो जब अब द्वितीय गोलमेज आंदोलन यहाँ पे असफल हो गया तो पुनः गांधी ने क्या कर दिया, आंदोलन को पुनः यहाँ पे आरंभ कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब जब आंदोलन को पूरा जब आरंभ किया गया गांधी के नेतृत्व में, तो इस आंदोलन को निर्ममतापूर्वक यहाँ पे दमन किया गया। इसी समय देखेंगे तो जो इरविन था, इरविन की जगह नया वायसराय आएगा, जिसका नाम है विलिंगडन। नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, विलिंगडन से गांधी मिलने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन विलिंगडन सीधे सीधे मना कर देता है। मैंने भाव यही था कि जो करना है कर लो, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। और इस नए वायसराय ने, समझ रहे हैं ना, ये निर्ममतापूर्वक आंदोलन का दमन करने के लिए समझिए कि पूरा का पूरा जो प्रशासन को असीमित अधिकार दे दिया, प्रशासन को असीमित अधिकार यहाँ पे दिया गया कि जैसे मन करे इस हिंसा को दबा दो। इसके लिए अध्यादेश यहाँ पे जारी किया गया, महिलाओं को भी दमन का शिकार होना पड़ा, बड़ी निर्ममतापूर्वक, ठीक है। और फिर जब आंदोलन पुनः यहाँ पे आरंभ हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो आरंभ नहीं बोलेंगे, प्रारंभ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार के क्षेत्रों में देखेंगे 4 जनवरी 1932 को फिर से आंदोलन तेजी से चल पड़ा। और इसी समय जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय,
मथुरा प्रसाद, जगत नारायण, इन सारे ही लोगों का यहाँ पे ध्यान रखिएगा बंदी बना लिया गया, पुनः इनको कारागार में डाल दिया गया। ठीक है। अब लग रहा होगा कि राजेंद्र प्रसाद तो भाई डाला गया, देखिए डाला गया था ना, लेकिन गांधी इरविन समझौते के तहत उन लोग क्या किया गया था, पुनः छोड़ दिया गया था। गांधी इरविन समझौता में जो मैं यहाँ पे आपको बातें बता रहा हूँ, गांधी इरविन समझौता में, इसमें बहुत सारे जो भी प्रमुख जो नेता थे, ध्यान रखिएगा, प्रमुख जो नेता थे इनको छोड़ने की बात की गई थी, सशस्त्र बिना किसी शर्त के जो भी आंदोलनकारी थे जो पकड़ा गया था अभी तक उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन दोबारा यहाँ पे क्या कर लिया गया है, यहाँ पे पकड़ लिया गया है। तो यहाँ पे आपको इसे भी कंसीडर करके चलना है। ठीक है। अब मामला शुरू हो गया। 1932 का दौर चल रहा है, 4 जनवरी का दौर चल रहा है। इसी समय 26 जनवरी 1932 को, चूँकि रावी नदी के तट पे जो आग भरा हुआ था नेहरू ने, उसको इन लोगों ने दोबारा जगाने का प्रयास किया। पूर्ण स्वराज को लेकर लोग झंडा फहराने का प्रयास किया और 26 जनवरी 1932 को बिहार में स्वाधीनता दिवस, ध्यान रखिएगा, स्वाधीनता दिवस मनाया। अब जब स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा तो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मोतिहारी में मनाया गया, मोतिहारी में एकदम समझिए कि गोली चली, बहुत सारे लोग इसमें भी मारे गए। इसके अलावा रोसड़ा हो गया, वहाँ भी बेगूसराय के क्षेत्रों में शिवहर हो गया, तारापुर का घटना आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ठीक है। तारापुर में झंडोत्तोलन के समय बहुत सारे लोग चले गए थाना में ही, ठीक है, थाना का झंडा उठा के वहाँ पे अपना झंडा लगा दिया, फहरा दिया, गोली चल गई। तारापुर की घटना इतनी हिंसक थी कि इसको जालियांवाला बाग से तुलना किया जाता है, जालियांवाला बाग से भी तुलना किया जाता है। और अभी करेंट पे चर्चा भी था, ठीक है, कि 16 फरवरी या कब, ठीक है, तारापुर के जो भी यहाँ पे आंदोलनकारी थे, शहीद जो हुए थे, उनके लिए कोई स्मृति अभियान भी चलाया जा रहा है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। इतना निर्ममतापूर्वक इन लोगों ने दमन किया कि जो बच्चों के अपराध को, बच्चे जो भी अपराध करते थे बिहार के क्षेत्रों में, उनके माँ बाप को सज़ा दी जाती थी, माँ बाप को सज़ा यहाँ पे दी जाती थी, समझ रहे हैं। तो इतना अधिक हिंसा यहाँ पे भड़क यहाँ पे गया ही था कि पुनः गांधी को, ध्यान रखिएगा, पुनः गांधी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे मैं छोटा सा इधर दे देता हूँ अगला थी में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुनः गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। और गांधी को गिरफ्तार करके इनको कहाँ डाल दिया गया, यरवदा जेल में। अब ध्यान से देखते चलिए, यरवदा जेल में। अब ये गांधी कहाँ गए, यरवदा जेल में गए। और ऑलरेडी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कम्युनल जो भी अनुसूचित जाति के लोगों को, दलितों को, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत के तहत उनको पृथक निर्वाचन यहाँ पे दे दिया गया था। अब यरवदा जेल में गए और गांधी ने क्या कर दिया, तो आमरण अनशन कर दिया, आमरण अनशन, कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी हम, ठीक है, भले मर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब ये सबसे बड़ी समस्या इसको हुई अम्बेडकर को हुई। ठीक है। अम्बेडकर को लगा कि भाई ऐसा अगर गांधी जी कर लेंगे, अभी मर जाएंगे, तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारा का सारा इंजाम किस पे आ जाता, अम्बेडकर पे आ जाता। तो अम्बेडकर गए और गांधी से मिल के, ठीक है, यहीं पर हुआ पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट क्या है यहाँ बताना जरूरी नहीं है, कुल मिला के यही था, ठीक है, कि रिजर्व किया गया, कुछ सीटों को यहाँ पे आरक्षित किया गया, जो अभी तक, ठीक है, अगर देखा जाए तो उसकी कंटिन्यूटी हमारे संविधान ने भी, ठीक है, बना के रखा हुआ है। तो पूना पैक्ट यहाँ से मामला क्लियर हो गया। ठीक है। लेकिन आमरण अनशन जब गांधी को हुआ, तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो गया था, स्थिति खराब ही चल रही थी, तो यहाँ से गांधी को क्या कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, रिहा कर दिया गया। अंग्रेज़ों को भी डर था कि अगर भाई बूढ़ो वगैरह मर जाते हैं, बूढ़ो नहीं, मैंने समझ रहे हैं ना, बोल चाल की भाषा में लोग बोल देते हैं, ठीक है, अगर गांधी यहाँ पे मर जाते हैं तो फिर अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा। ठीक है। तो अब गांधी को जब यहाँ पे रिहा किया गया, ध्यान रखिएगा, गांधी को यहाँ पे जब रिहा कर दिया गया, तो अब गांधी यहाँ से अब कहाँ गए, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। गांधी, मैंने बताया था, यहाँ से साबरमती नहीं गए, साबरमती गांधी नहीं गए। पूरे प्रण लिया था कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा हम साबरमती नहीं जाएंगे। गांधी गए वर्धा, ठीक है। और वहीं वर्धा जाके जो भी क्षेत्र था महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, ठीक है, ये पूरी तरीके से देखेंगे तो समझ रहे हैं ना, मतलब वहाँ पे जाके हरिजनों के लिए उत्थान कार्य करने लगे, हरिजनों के लिए उत्थान कार्य इसी दरमियान, ठीक है, पूरी तरीके से वो लग गए, सब यहाँ पे करने लगे। इसी दरमियान उनको पटना आने का भी मौका मिला। पटना
आने का भी मौका मिला, ठीक है। लगभग देखेंगे तो 7 अप्रैल 1934 को गांधी कहाँ आए, पटना आए, पटना आए। और ठीक है, गांधी ने बोला कि बहुत हो गया, ठीक है, बहुत अधिक हिंसा हो चुकी है और अंग्रेज लोग कुछ संवैधानिक सुधार मानने के लिए तैयार है। अर्थात अगला जो आने वाला था 1935 का संविधान, कुछ संवैधानिक सुधारों की अंग्रेजों ने, ठीक है, आश्वासन दिया हुआ है। तो इसीलिए ये आंदोलन काफ़ी लंबा भी हो गया है। इस आंदोलन को यहाँ पे यहीं पे रोक देना चाहिए, ठीक है। तो पटना यहाँ पे गांधी आए और 18 मई को, ध्यान रखिएगा, 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कमेटी ने भी इसका समर्थन कर दिया। पूर्णतः बिहार से असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगन कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। कुल मिला के यही था गांधी की लड़ाई, गांधी की विचारधारा, यही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तभी हम लोग देख रहे थे। अब यही देखेंगे ना, अब महाराष्ट्र में हरिजनों के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे एक पत्रिका भी निकालेंगे, हरिजन नामक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका होगी, हरिजनों के उत्थान की कार्य करेंगे। यहीं पे देखेंगे तो हरिजनों के अधिकारों के लिए कि गांधी 2-2 बार अनशन भी करेंगे, गांधी 2-2 बार यहाँ पे अनशन भी करेंगे। कुल मिला के कहानी यही है, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके परिणामों की, कि इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया। इन तीनों ही दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पे एक अनुकूलता की स्थिति दिखाई देती है कि लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे पैदा हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अधिक था यहाँ पे कि लोगों को समझ में आ गया था कि भाई अब हमें अब किस तरीके का, ठीक है, स्टेप यहाँ पे लेना है। इसी दरमियान एक इतिहासकार है वेल्सफोर्ड बोलता भी है कि ठीक है, भारतीय जनता, ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पूरी तरीके से अपने आप को मुक्त कर चुकी थी। अपने दिलों में भारतीय जनता ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से आज़ादी प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो पूरी तरह भारतीय जनता अपने आप को डर से मुक्त कर चुकी थी और अपने दिलों में आज़ादी प्राप्त कर ली थी, दिलों में आज़ादी प्राप्त कर ली थी। ये सब शब्द लिखने की आपको, ठीक है, कोशिश करना है एग्जाम हॉल में। इसके बाद देखा जाए तो सभी वर्गों ने पार्टिसिपेट किया, सभी वर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, जिससे कह सकते हैं कि कुटीर उद्योगों का भारत में बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय नेशनलिज्म की भावना को इसने और अधिक बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को कह सकते हैं ना, यहाँ पे नेशनल मूवमेंट को पूरी तरीके से जगाने का प्रयास किया, ठीक है, इसे भी आपको बताना है। इसके अलावा अहिंसा हो गया, विश्वास हो गया, ठीक है, अहिंसा, विश्वास, दृढ़ संकल्प, ये इतना अधिक था कि भाई गांधी बोले थे कि हर हाल में अहिंसा क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो ये अहिंसा को इन लोगों ने विश्वास, दृढ़ संकल्प के तौर पे फॉलो किया, ठीक है। गांधी में अटूट विश्वास लोगों का बढ़ता गया, अटूट विश्वास, ना कभी टूटने वाला, जो बोले गांधी वही अंतिम यहाँ पे सत्य है। महिला भागीदारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला भागीदारी, नारी सशक्तिकरण को यहीं से बढ़ावा मिलेगा। देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में नारी बिल्कुल यहाँ पे एग्रेसिव रोल प्ले करेगी। वहीं बात करें हम लोग 1935 की, तो अब इसी के माध्यम से, ठीक है, 1935 के संवैधानिक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। उसके बाद फाइनली हम लोग बात कर ले निष्कर्ष की, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पे आपको बता देना है कि यहाँ पे चूँकि बिहार का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे बिहार वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट बहुत अधिक किया और इसके आगे भी निरंतरता बनाए रखी जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। आज़ादी तक के बाद भी देखेंगे तो जो भी बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में ही हुआ, ठीक है। महिला को इग्नोर नहीं करना है, महिला भागीदारी, ठीक है, बहुत अधिक रहा इसमें, ठीक है। बिहार में महिलाओं की जागृति उसी समय से यहाँ पे आ चुकी थी। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं ने, लोगों ने रचनात्मक कार्य पे बहुत अधिक बल देना शुरू कर दिया, जैसे कि स्वदेशी वस्तुओं को, ठीक है, बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराब, ठीक है, या फिर जो भी कपड़ा उपड़ा था सबका। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह पे भी बल दिया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जब जेल गए, यरवदा जेल में, तो गांधी बोल के गए थे कि अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या करना है, बहुत ज़रूरी है, फिर हम जेल चले जाएंगे, ठीक है। अगर लीडर भी अगर सब जेल में चला जाएगा तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो गांधी अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे किया जाता है दिखा दिए थे, समझा दिए थे। आगे भारत छोड़ो आंदोलन में सीधे सीधे आह्वान कर लेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने आप का क्या है, मार्गदर्शक है, गाइडर है, ठीक है। देखेंगे कैसे होगा।
तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पे गांधी ने बल दिया और यही कारण है कि बिहार से ही सिर्फ देखेंगे तो 880 से अधिक लोग यहाँ पे बिहार से यहाँ पे क्या गए, जेल गए। ठीक है, फाइनली फिर से डाल देना है कि इसका सबसे बड़ा जो अच्छा परिणाम रहा 1945 का संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार समझ रहे हैं ना भाव, इसका मतलब कि भारत के लोग डिमांड कर रहे हैं, इतना डिमांड कर रहे हैं, अगर इसको पूरा कर दिया तो डिमांड इतना कर रहे हैं, इसको भी पूरा कर दिया तो इतना कर रहे हैं। ये तब तक करते रहेंगे जब तक भारत क्या हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो की लंबाई अधिक बढ़ जा रही है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप पूरा देख रहे होंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ों को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।